गुड आफ्टरनून टू ऑल। देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और बात चल रही है भारत के अपवाद तंत्र की, ड्रेनेज सिस्टम की। और इस अपवाद तंत्र में आप कहाँ तक पहुंचे हैं? तो आज की क्लास ड्रेनेज सिस्टम पर ही चल रही है। जल्दी से मानचित्र देखेंगे, ये बना भी लेंगे और इन नदियों को आइडेंटिफाई करेंगे। जल्दी से ये बनाएंगे और देखें, इस तरफ की ये है पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियां, इधर तक केरल से होती आ रही हैं। इस तरफ को इधर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ये पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा आ जाएगा तट पे, ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, बीच में पुडुचेरी भी आएगा। जल्दी से सभी लोग अपनी एटलस खोलेंगे, एटलस में देखेंगे। उसके बाद आज की चर्चा का केंद्र यही नदी तंत्र रहेगा, एक बार बनाएंगे तो आपके जहन में याद भी रहेगा, मेमोराइज भी कर पाएंगे। ईस्ट फ्लोइंग नंबर लिखिएगा, नंबर के साथ सभी लोग। वेस्ट में भी कुछ हमें 11 दिखाई दे रही है, पश्चिम की ओर बहने वाली वेस्ट फ्लोइंग या पश्चिमी तट पर आप कह सकते हैं, अरब सागर में जाती है। अरेबियन सी से जुड़े हुए तंत्र हैं, दो इसमें खाड़ियां आ सकती हैं और ये हमारी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ये गिरती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। केवल लिखने के लिए प्रेरित नहीं रहे, एटलस खोलेंगे जल्दी से। भगवत कुमार कह रहा है पेज बताओ, अरे पेज दर्द मत बढ़ाओ, जल्दी से। जो लोग सीरियस हैं जल्दी से क्रम में लिखेंगे। जो भी एक कह रहा है दामोदर है वो नशे में है, ये है हमारा डेल्टा, तो इसका दामोदर से कुछ लेना देना नहीं है, तो प्लीज जरा चेक करें। एटलस खोलें, एटलस खोलेंगे सभी छात्र। दामोदर वाले थोड़ा सा और होश में आए, दामोदर पे ना रुकें, इनमें दामोदर नदी नहीं है। दामोदर वाले जितने भी लोग हैं, दामोदर यहां आ जाती है भाई, ये दामोदर है। जल्दी से लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ईस्ट कोस्ट की पहले ईस्ट कोस्ट, पहले पूर्वी तट। समय मत व्यर्थ करिए, फिर से बता रहा हूं, मैंने कहा क्लास पे क्लास करते रह जाए। तो नंबर 1 है सुवर्ण रेखा, नंबर एक सुवर्ण रेखा, नंबर 2 बैतरणी, फिर ब्राह्मणी, नंबर 5 महानदी, नंबर 4 महानदी, नंबर 5 जल्दी से बताइए, कछुओं के लिए जानी जाती है। ये कौन है? पेनेरू, पलार, पोनियार, आकाश कुमार नशे में हो क्या? कोई कह रहा है एक कृष्णा है, कहां पर कृष्णा हो सकती है? कोई कृष्णा कह रहा है, आकाश कुमार आप समझ रहे हैं? ये ध्यान आकर्षित करने के लिए कितनी बेवकूफी कर रहा है। जल्दी से बताइए, इसके बाद कौन सी आती है कछुओं के लिए? ऋषिकुल्या। नंबर 6 गोदावरी, नंबर 7 कृष्णा। जो भी लोग कृष्णा को नंबर 1 कह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना कम है। ठीक है, क्लियर? नंबर 8 पेन्नेर, नंबर 9 पलाद, नंबर 10 चेन्नई में नदी बहती है, इसका नाम है कूम नदी। नंबर 11 कावेरी, नंबर 12 वैगई, नंबर 13 ताम्रपानी। पहले तो 13 नदियां, जल्दी से आपके लिए क्रम। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप राज्य के मानचित्र में भी जाकर ढूंढ सकते हैं। अब पश्चिम में जाकर ढूंढेंगे। मशहूर नदियां गुजरात के काठियावाड़ में, वैसे तो बहुत सारी नदियां यहां से निकलती हैं काठियावाड़। जल्दी से आप राज्य का भी मानचित्र निकाल सकते हैं अगर आपको ना मिल रहा हो तो। जल्दी से ढूंढेंगे, थोड़ा सा प्रयास डालेंगे। नंबर 1 साबरमती, नंबर 2 माही, नंबर 3 गुजरात के काठियावाड़ में, जल्दी से बताएंगे, भादर, नंबर 4 शत्रुंजी, नंबर 5 नर्मदा, नंबर 6 तापी, नंबर 7 ये महाराष्ट्र में, ये बंबई में बहती है, नदी का नाम बताएगा कौन सी नदी बंबई में बहती है, फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, 8 और 9 क्या है? मांडवी और जुआरी। 8 और 9 ये कहां पर है? मांडवी जुआरी, जल्दी बताइए। 7 8 9 विशेष है, अगर नहीं मिला तो राज्य का मैप निकालिए, महाराष्ट्र गोवा का मैप निकालिए, खुद से देखिए मांडवी और जुआरी कहां है। मांडवी जुआरी, दस नंबर पर आपने एक फॉल सुना है, जैसोपा फॉल, जोगफॉल की नदी, मशहूर नदी शारावती।
पेरियार पे जा रहा हूं, पेरियार। ये पश्चिम में बहने वाली जो नदियां हैं, ये अक्सर क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं एस्चुरी। एस्चुरी, पश्चिम में प्रवाहित नदियां एस्चुरी ज्यादा बनाती हैं, ठीक है। एस्चुरी और पूर्ववर्ती क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, हम इसकी पहले बात कर चुके हैं। नदियां टैली हो गई। ये वाली इस तरफ को बड़ी डेल्टा बनती है, जल्दी मिल रहा है। ये नदियां छोटी हैं, तेज बहती हैं, ढाल के साथ आती हैं, ठीक है। साउथ से नदियां बाहर से कैसे निकलती? शुभम भारती, कभी भी आ जाते हैं बीच में, कुछ नहीं, इस पे कई बार शुभम भारती जवाब दिया जा चुका है, प्लीज क्लासेस को रेगुलर करिए। तो पहले तो ये जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये पहली चीज आपके दिमाग में जो छपा हुआ होना चाहिए, बिना चिंता किए हुए कि और कितनी ज्यादा है, क्या याद करना है, क्यों याद करना है। 10 नंबर है शारावती, आपने मुझे 7 नंबर नहीं बताया। बंबई में कौन सी नदी है? वेलुमा, गिरना नहीं, बंबई की नदी। अंतिम खारवाड़ ने सही बताया है, इसका नाम है मीठी नदी। मीठी नदी, मीठी नदी। श्वेता मौर्य जी जो है ये हमारी ऑप्शनल में भी आती हैं, जब तक ये अपना चैट ना कर लें, इनको कुछ ऐसा लगता है कुछ अधूरा है, तो भी बता रही। गोमती नदी के बगल में रहते हैं, उसको नहीं बताया। श्वेता जी आपका मैसेज कन्वे कर दिया, हाथ जोड़कर। फिर आप कहेंगे कि भाई आपका प्रश्न इतना अहम होता है, तो गोमती नदी के किनारे रहती हैं, उसको नहीं बताए हैं, इनको ये अफसोस है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो अभी पूर्व से शुरू करते हैं, दामोदर से शुरू कर लें, दामोदर नदी से। दामोदर नदी से शुरू करते हैं, वैसे हमें दामोदर की कोई जरूरत नहीं, दामोदर हमने पहले ही बात की है। दामोदर नदी ये भी कहीं ना कहीं पर जो हमारी एक रेडियल ड्रेनेज है, कहां पर? अमरकंटक में जो रेडियल ड्रेनेज है वहां से निकलती है और अमरकंटक से पूर्व दिशा में, अमरकंटक से पूर्व दिशा में प्रवाहित, ईस्ट फ्लोइंग फ्रॉम अमरकंटक, ईस्ट फ्लोइंग फ्रॉम अमरकंटक, ध्यान रखना इसमें। और उसके बाद क्या है? अमरकंटक पूर्व दिशा में ये फ्लो करती है और जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है डिवाइड, छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करते हैं। क्या करती है? छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। हम इसकी बात पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने हजारीबाग व रांची का पठार किया था, हजारीबाग व रांची का पठार किया था, ठीक है, डन है। अब दामोदर नदी जो है ये सागर में न जाकर ये गंगा की वितरिका जो है, हमारी वितरिका, क्या नाम है उसका? हुगली में जुड़ती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। तो सभी लोग आशा है अपना मानचित्र भी देख रहे होंगे, आशा है मानचित्र भी देख रहे होंगे, केवल चैट पर ही नहीं बैठे होंगे, केवल चैट पर ही नहीं बैठे होंगे कि मैं जो है कहां रहती हूँ, गोमती के किनारे रहती हूँ, उसका नहीं बताएं, ठीक है। कल गोमती की बात की थी, लखनऊ की बात की थी, फुलाहार की बात की थी, ठीक है, कोई बात नहीं। कई लोग ऐसा ही अस्तित्व इतना गड़बड़ चल रहा है कि जब तक क्लास में नाम न लिया जाए तब तक पैसा वसूल नहीं होता। यहां भी आ गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद का जो सबसे पहला हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हुआ, उसका नाम था डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इसे यूएसए में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसको टीवीसी कहते हैं। टीवीसी क्या है? यूएसए की एक नदी है टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन, जैसे वहां पे किया गया था उसी की तर्ज पे, टीवीसी की तर्ज पर डीवीसी बनाया गया। तो जो यूएसए में सीखा था तो उसमें हमने दामोदर पर लगाया और उसके बाद हमारा डीवीसी बना। डीवीसी के तहत हमने इस नदी पर, दामोदर व इसकी सहायक नदियों पर 4 बांध बनाए। इस परियोजना में 4 बांध बनाए गए। क्या नाम है? वो नाम कभी-कभी पूछ लेता है, इनमें से कौन सा डीवीसी पर नहीं है? तो एक है तिलैया बांध, हिंदी में भी लिखते रहे इसे, पांचेत बांध, मैथॉन बांध और पोनार बांध। ये दामोदर नदी जो बाढ़ लाती थी उससे बचाने के लिए, दामोदर नदी से जो है ऊष्मा भी यहां से सृजित हो जा सकती है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, क्लियर हो गया? दामोदर दरअसल छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, दामोदर छोटा नागपुर के पठार को काटती है, जो हमने रेडियल ड्रेनेज कहा था, रेडियल ड्रेनेज उसके पास से निकलती है, ठीक है। कोई कह रहा मैं तिलैया के पास रहता हूं, मैं उसके पास रहने दें, क्लास को चलने दें, आप कहां रहते हैं उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम पास करते हैं, क्लास कहीं बैठ के पढ़ रहे हो उससे नहीं होता, तैयारी करके होता है, ठीक है। सर मैथॉन तिलैया एक बाराकार नदी पर है ना, देखिए बाराकार नदी भी है, पोनार नदी भी है, दामोदर भी, इन नदियों को साथ में मिलाकर ये पूरी परियोजना में ये बांध बनाए गए, ठीक है। तो इस परियोजना का हिस्सा है, ये डीवीसी में 4 बांध बनाए गए, क्लियर है? अब हम आते हैं वापस आ गए। अब इस पर हमारी पहली नदी क्या है? सुवर्णरेखा नदी। ये कहां से आ रही है? झारखंड से आती है, ओडिशा की तरफ जाती है और यहां पर सीधा पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो नंबर 1 हमारी क्या है? सुवर्णरेखा। अब जब हम इसकी बात करते हैं, सुवर्णरेखा की बात करते हैं, तो अब ये छोटी नदियां हैं, इनकी उत्पत्ति में इतना फंसने की जरूरत नहीं होती। इनका एक आध महत्वपूर्ण पहलू जो है वो हमें पता करना होता है। तो छोटा नागपुर पठार
से झारखंड से ये चलती है, झारखंड से ये चलती है और झारखंड से फिर ये ओडिशा होते हुए बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाएगी। सुवर्ण रेखा में शब्द है सुवर्ण, सुवर्ण मतलब गोल्ड, सोना, सोना। तो इस नदी में, इस नदी के अवसादों में सोना, सोने के निक्षेप, स्वर्ण निक्षेप पाए गए, स्वर्ण निक्षेप पाए गए, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा कहा। लेकिन फिर से बताना चाहता हूं कि इतना ज्यादा यहाँ पर सोना नहीं है कि इसको सुवर्ण रेखा कहा जाए। ठीक है, कोई कह रहा है कि सुलोचना राजपूत जी कह रहे हैं सर प्लीज हिंदी। सुलोचना जी, अगर आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, बोल हिंदी में रहा हूँ, कुछ अंग्रेजी भी यहाँ पर लिख दिया है सुवर्ण रेखा। और क्यों लिखा है? क्योंकि बैच में यहाँ पर इंग्लिश भी बैठे हुए हैं, तो अगर यही वाला खेल चलता रहा तो क्लास बंद हो जाएगी, तो इसलिए स्वर्ण निक्षेप लिख दिया है। और अगर आपकी इतनी टाइट हालत चल रही है तो गड़बड़ आगे बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, पुरुषवाचक संज्ञा झारखंड हिंदी में लिखा है, ओडिशा अंग्रेजी में लिखा है, और इनको सुलोचना जी की हवा इसमें टाइट हो जा रही है कि भाई ये हिंदी में होगा तो कैसे होगा। देखिए रुक नहीं रही है, अभी भी वो बार बार छाप रही है कि हिंदी में ओडिशा लिखेंगे। अगर आप हिंदी में ओडिशा लिखेंगे तब सुलोचना जी समझ पाएंगी, अन्यथा इनके लिए क्लास काम की नहीं। आप समझे? बहुत आसान है। उसके बाद कह देना कि भैया हम जो है इसलिए पास नहीं हो रहे क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने इसे इंग्लिश हिंदी में लिख दिया था। यार ओडिशा ही तो लिखा, साथ में बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सुवर्ण रेखा, सबसे अहम बात यह है कि ये एक बड़े शहर जमशेदपुर से बहती है, जमशेदपुर में आप जानते हैं टाटा स्टील प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है। ये जो संयंत्र है इसको जल की आपूर्ति यही नदी करती है। तो इसकी जो जल आपूर्ति है, द वाटर नीड्स ऑफ दिस प्लांट आर मेट थ्रू दिस, है ना, आर मेट थ्रू दिस। जमशेदपुर हो गया। तीसरा, इस पर हुंडरू जलप्रपात, वाटरफॉल हुंडरू जलप्रपात इसी पर है, हुंडरू जलप्रपात इसी पर है। ठीक है, कुछ लोग इसी पर अटके हैं सर, ये बी ऑफ बी क्या लिखा है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नीतू कुमारी इंग्लिश जैसा नोट्स हिंदी में दीजिए, न देंगे तो क्या करोगी नीतू कुमारी जी? नंबर 1। और दूसरा, क्योंकि दे चुके हैं वो देखता ही नहीं रही हो। बुकलेट है कि नहीं हिंदी और अंग्रेजी में, दोनों में बुकलेट दी जा रही है। कह रही अंग्रेजी जैसा हिंदी में दो, पढ़ोगी तब ना पास होगी, इकट्ठा करके ही घूमोगी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, कुंडू वाटरफॉल, सुवर्ण रेखा हो गया। अब एक छोटी सी नदी का स्तंत्र आ रहा है, ये आ रही है बैतरनी, 2 नंबर, और ये जाकर जुड़ जाएंगी 3 नंबर ब्राह्मणी, बैतरनी ब्राह्मणी। जरा देख लीजिएगा, मुझे पता है जिन लोगों को बैतरनी अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि बैतरनी अंग्रेजी में लिख दिया, बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल बैतरनी ब्राह्मणी, 2 और 3 नंबर दिख गया सभी लोगों को, बैतरनी ब्राह्मणी। ये कहां पर जा रही है? ये सारा का सारा क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये नदी हमारी चिल्का नदी, और सॉरी चिल्का झील है, यहाँ पर चिल्का झील है, और चिल्का झील के ऊपर ये डेल्टा है। और ये लोग जो इतना दुखी हो जाते हैं, ये लोग अपना जो है एटलस नहीं खोले, क्योंकि एटलस खोला होगा तो वैसे भी सब दिख जाएगा, एटलस खोला होगा तो सब दिख जाएगा, लेकिन कौन इतना एटलस खोलेगा? हम तो किसलिए हैं, तो हम एटलस क्यों खोले, है ना। और अगर ये वाला होता तो पास हो जाता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती ये मास्टर होता, ये किताब होती, ये होता, वैसा होता, सब वो वाले हैं, वो घूमते रहेंगे। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? इस सारे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस सारे क्षेत्र में अगर मुझे कुछ लिखना हो तो 2 चीजें मैं लिखना चाहूंगा, एक तो ये डेल्टा क्षेत्र है और दूसरा एक कछुआ क्षेत्र है। आसानी से इसका परिचय हो जाता है, आसानी से इसका परिचय हो जाता है। क्या है यहाँ पर? ये 2 नदियां आई हैं, ये ओडिशा से बहती आई हैं, और यहाँ पर आपने भीतरकनिका नाम का कुछ नेशनल पार्क सुना है? भीतरकनिका सुना है? नहीं सुना है? भीतरकनिका, यहीं पे गहीर माथा भी होता है, गहीर माथा। सर मैंने नहीं सुना, कोई बात नहीं। यहाँ पर कछुए आते हैं, इनका नाम है ओलिव रिडले टर्टल्स, छोटे छोटे हरे रंग के टर्टल हैं, ये अपने यहाँ पर नेस्टिंग के लिए आते हैं, ओडिशा के तट पर है। तो बैतरनी ब्राह्मणी उस तंत्र का हिस्सा बनती है, और इसके नीचे जो हमारी चौथी नंबर नदी है वो आ जाती है, और उसका डेल्टा आ जाता है। कौन सी नदी? ये है महानदी। तो ये जो है 2, 3, 4 का तंत्र जरूर देख लें, 2, 3, 4 का तंत्र देख लें। उसके बाद क्या आ जाएगा? चिल्का झील, उसके बाद चिल्का झील आ जाएगी, और चिल्का झील के दक्षिण में कौन सी आ जाएगी? ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या। नदियां मिल गई। सभी लोग मानचित्र खोल लीजिए, जैसे एक स्नेहा जी हैं, ऐसे ही एक बैच में श्री देव है, याद है वो देव जदौन, है ना, ये देव है। इनको भी जब तक बैच में इज्जत ना मिले तब तक पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो सर ये गहीर माथा क्या है? सर गहीर माथा क्या है? तो देव, सभी लोग आपकी इज्जत में झुक गए हैं, देव जदौन जी। गहीर माथा एक जगह है, पहली बात। दूसरी बात, ये ओडिशा के तट पर है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? इस सागरीय अभ्यारण्य जो भी बता रहे थे। तीसरा देव कछुओं के लिए, मरीन जीवों के लिए। उसके बाद एक गाय। सर करंट अफेयर्स बताइए, यहाँ पर कछुए आते हैं अंडा देने के लिए, नेस्टिंग के लिए आते हैं। वो कब अपने अंडे देते हैं? जब पूर्णिमा होती है, जब पूरा चांद होता है, तब देव जदौन जागते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब जाकर जो है कछुआ अंडा देता है। अंडा देने की उसकी क्या वो है? कछुए की समस्या ये है, जो देव को वैसे पता है लेकिन देव मजा ले रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, कछुआ को जब अंडा देना है तो उसके अंडे को बाकी प्रेडेटर्स खा सकते हैं। तो कछुआ क्या कोशिश करता है कि तट पर आए, तट पर इतना
इतना दूर आए कि पानी वहां तक ना आए। तो आप जानते हैं कि पूर्णिमा की रात को पानी सबसे ऊंचा, ज्वार सबसे ऊंचा होता है, तो वो वहां तक जाता है ज्वार तक, ताकि वो मैक्सिमम पहुंच जाए, फिर वो वहां पर अंडे दे देता है। अब इसमें जो करंट अफेयर्स वाले, करंट अफेयर्स में बच्चों ये बताया गया है कि यहाँ पर धामरा नाम का एक पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? उड़ीसा में यहाँ पर धामरा नाम का एक पोर्ट है, और पोर्ट में जब ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें बहुत सारी फ्लड लाइट्स जलती हैं। जब ये बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है तो जो हमारा कछुआ है उसे देव जतन का आशीर्वाद न मिलने के कारण वो देवताओं के आशीर्वाद से बेचारा विमुख होकर रास्ता भूल जाता है। तो कोर्ट ने इस पर यह निर्णय लिया कि यहाँ पर इतनी ज्यादा रोशनी ना हो कि कछुओं की नेस्टिंग में कोई समस्या हो। ठीक है, और देव की जानकारी के लिए और बता देना चाहता हूँ, जब ये बहुत सारे लाखों करोड़ों जब यहाँ पे कछुआ आकर बच्चे देंगे, इस प्रक्रिया को अरीबादा कहते हैं। ठीक है, देव जतन ये रोज लिखता है, वो लिखता है, तो मैंने कहा बता तो नहीं, ये बता देना जरूरी है कि सर गहीर माथा क्या है बताएं। जगह है उड़ीसा में है, मरीन सेंचुरी है, और कहां पर है? धामरा पोर्ट के पास है। इतनी सी बात। देव जी हैप्पी? जो बता दो आप, जो बता दो आप, अगर भीतर करने का सर, भीतर करने का बताएं सर, ये नदी की लंबाई बताएं। ये देव यही लिखता है, और जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक ये लिखता रहेगा। तो क्यों? देव की आत्मा बैठ के फीस दी है, वसूल कराना चाहिए तो करा दी। सभी लोग देव को धन्यवाद बोलेंगे कि देव इतना कुछ तुम्हारी वजह से सर ने बताया। और वैसे ही एक ब्रीडिंग जो अरीबादा होता है, तो एक तो यहाँ गहीर माथा क्षेत्र में होता है, दूसरा ऋषिकुल्य पे भी होता है, ऋषिकुल्य नदी यहाँ पर भी होता है। सभी लोग एक बार मानचित्र खोल लेंगे, देव के पास मानचित्र है नहीं, और मुझे निश्चित रूप से जिसके प्रश्न है ये तो क्लियर है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, उनका बस यही वाला होता है। तो यहाँ पर सभी लोग, क्या आप चिल्का लेक देख पा रहे हैं? चिल्का लेक देख पा रहे हैं? चिल्का लेक, सभी लोग चिल्का लेक देखेंगे। चिल्का लेक के जस्ट दक्षिण में आपको मिलेगा, राज्य के मैप में जाना होगा, राज्य के मैप में जाना होगा, राज्य के मैप में आपको क्या मिलेगा? वहां पर ऋषिकुल्य मिलेगा, ऋषिकुल्य नदी मिलेगी, वहां गंजम भी लिखा है, गंजम भी लिखा हुआ है, गंजम जगह है, छतरपुर, गोपालपुर, ब्रह्मपुर, दिखाई देगा? सभी लोग क्लियर? ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाना था, ये विशेष एरिया है, तो यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड का भी बता दिया, उससे जुड़ी चुनौतियां भी बता दी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये भी लगता है कि मेरे ख्याल से गहीर माता भितरकनिका तो पर्यावरण में हो गया होगा, वहां भी देव ने काफी देवत्व दिखाया होगा, तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो बैतरनी, ब्राह्मणी, छोटी छोटी नदियां हैं, आकर मिल जाएंगी, सब जुड़ जाएगा। और ये पूरा का पूरा तंत्र मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसी क्षेत्र की विशेष क्षेत्र है बच्चों, विशेष क्षेत्र है। यहाँ पर किसका विकास हो रहा है? नेशनल वाटरवे 5। मैं अभी तक आपको नेशनल वाटरवे 1 बता चुका हूं, प्रयागराज से हल्दिया तक का। उसके बाद हमने 2 की बात की, वो ब्रह्मपुत्र नदी पे था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 6 नंबर बताया था, बराक नदी पर था, और उसके बाद हम यहाँ पर 5 नंबर की भी हमने बात कर ली। ठीक है, क्लियर हो गया? ये मैप आपको, राज्य का मैप जरूर देखिएगा बच्चों, तब ज्यादा डिटेल मिलेगा। क्योंकि कह रही है सर जी भारत में इतनी नदी है फिर भी कहते हैं पानी बचाओ, तो क्या मैं ये क्वेश्चन स्किप कर सकता हूँ? ये समय वेस्ट करने वाला क्वेश्चन है ना? पानी बचाओ कहते हैं, भारत में तो इतनी नदी है फिर भी पानी बचाओ, तो इस तरह का है ना? तो अब हम कहां पर पहुंचे? चलिए इसके आगे का देख लेते हैं। पश्चिमी तट, पूर्वी तट पर ही है, यहां तक का हो गया। थोड़ा सा इस पर जरूर देखना चाहिए हमें, महानदी के बारे में। महानदी मैं देखना चाहता हूं, सभी लोग मेरे साथ हैं, ये क्लियर? महानदी को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, महानदी को नहीं देखेंगे। तो महानदी कहां से उठती है? तो सभी लोग, अगर आपको याद हो, छत्तीसगढ़ एक राज्य है। छत्तीसगढ़ में, तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोशनी के अभाव में आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा होगा, मैं इसमें एक छाया की तरह दिखाई दे रहा हूँ, तो आपको जो सुनाई दे रहा है सुनते रहे। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में एक पठार है, जल्दी से देख के बताएंगे। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में एक पठार है, उसका नाम बताएंगे। तो वो आपका बस्तर क्षेत्र है। जल्दी से देखिए, दंडकारण्य। कोई अमरकंटक कह रहा है, बड़ी शर्म की बात है बेटा, छत्तीसगढ़ का मानचित्र तो खोल लो बेटा, उसके बाद अमरकंटक बोलते हुए जुबान अटक जाएगी, नहीं बोल पाओगे। छत्तीसगढ़ राज्य दक्षिण में मिला। तो छत्तीसगढ़ राज्य में दक्षिण में नदी का उद्गम है, इसको कहा जाता है महानदी। दिखाई दी? महानदी जल्दी से देखेंगे, महानदी साथ में मैं लिखता जाता हूं, नहीं तो कुछ लोग तो सिर्फ एटलस खोली नहीं है, सिर्फ नोट्स ही छाप रहा है, कम से कम सही तो छापेगा। तो महानदी की बात हो रही है, महानदी की बात हो रही है। तो महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ में दक्षिणी हिस्से में, जैसा कि मैंने आपको बोला, दंडकारण्य रीजन, बस्तर पठार है। बस्तर पठार में सिहावा क्षेत्र में इसका उद्गम है। सिहावा जगह का नाम, ओरिजिन कहां पर है? सिहावा। ये दक्षिण में लाई करती है, लगभग 850 किलोमीटर, लगभग 857 भी किसी किताब में लिखा हो, पूरा मत मानिएगा। ये चलती है और ये उत्तर की तरफ चलती है, ऐसे चलती है। कहां पर? ये छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में क्या है? ये पठार। अच्छा, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ राज्य एक कटोरानुमा आकृति है, कटोरानुमा बाउल शेप। ये लो लाइंग एरिया है, कटोरानुमा आकृति है। तो महानदी निश्चित रूप से ढाल की तरफ जाएगी, तो दक्षिण में ऊंचा है, तो ये ढाल की तरफ गई। ठीक है, ढाल की तरफ गई। अजय कुमार सब पूरा करें बेटा, थोड़ा सा एटलस खोल लो, फिर पूरा नहीं मिलेगा, होश आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ का दक्षिण हो रहा है बच्चे, बिल्कुल ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश तेलंगाना बाउंड्री पर पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हुआ? ये हमारा दंडकारण्य का पठार हो गया, ये इस बोल में जाती है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो लो लाइंग एरिया है, किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है राइस की खेती के लिए। तो इसको राइस बोल भी कहा जाता है, राइस बोल ऑफ इंडिया। तो ये धान का कटोरा इसलिए भी कहा जाता है इस नदी की घाटी। ठीक है, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ को छोड़कर कहां आ जाएगी? ओडिशा में। ये आ गई ओडिशा में, और यहाँ पर अपना मुहाना बना देगी, यहाँ पर अपना मुहाना बनाएगी। तो अभी तक जो नदियां हमने देखी बच्चों, सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, ये सब क्या नहीं है? छोटी छोटी इसलिए एक नदी है, लेकिन ये बड़ी नदी है, इसकी सहायक नदियां भी हमें पता करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी परियोजना हुई, क्या नाम है इसका? एक बांध बनाया यहाँ पे, जो देश का सबसे लंबा बांध है, हीराकुड बांध। किस नदी पर है? इसी नदी पर बांध है, सबसे लंबा। मैं इसकी पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसी में और नदियां आकर जुड़ती हैं, तो एक सहायक नदी यहाँ कोरबा के पास, दुर्ग के पास से आती है, इसका नाम है शिवनाथ। ठीक है, और जो अमरकंटक की बात कर रहे हैं, अमरकंटक से बच्चों यहाँ पर आ रही है हसदो। मैंने आपको तब भी बताया था, रेडियल ड्रेनेज आ रही है, ड्रेनेज हसदो अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में, वहां से ये आ जाएगी, हसदो आ जाएगी। उसके बाद एक नदी है मांड, और फिर यहाँ पर आती है इब नदी। ध्यान दीजिएगा, इब नदी विशेष है।
इब प्लस महानदी, जहां पर ये दोनों जुड़ते हैं, जहां पर इब नदी और महानदी जुड़ती है वहां पे बना है हीराकुड बांध। ठीक है, हीराकुड बांध। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमने यहां पर देख लिया कि ये यहां पर दंडकारण्य ने बैठा दिया, उठा हुआ क्षेत्र है, तो वहां से बहकर आई, और इसकी अगर मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज करूं, ये सब लेफ्ट बैंक हो गई कि नहीं? तो अगर कोई आपसे लेफ्ट बैंक इनकी ट्रिब्यूटरीज पूछेगा, लेफ्ट बैंक, तो क्या नाम आया लेफ्ट बैंक साहेब नदियों का? शिवनाथ, हसदेव, मंड, इब। आशा है आप इसको बना भी रहे हैं। शिवनाथ, हसदेव, मंड और इब। इब विशेष हो जाती है, इब एक तो हीराकुड बांध हो जाता है, साथ ही साथ में इब जो है कोयला खनन क्षेत्र से बहकर आती है। इब रिवर फ्लोज थ्रू द कोल माइनिंग रीजन्स, कोल माइनिंग रीजन्स। ठीक है, तो हसदो, शिवनाथ, हसदो, मांड और इब वहां पर नाम भी लिख दिए। मुझे पता है इब नदी, जब तक आईबी को मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इब बता रहा हूं ये। तो सर क्या हमारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कोई नहीं आती? बिल्कुल आती है। तो यहां पर भी हमारे पास कुछ नदियां हैं जो दाहिनी ओर से आती हैं, इनका नाम ओंज, तेल। तो राइट बैंक की अगर हम बात करें, राइट बैंक जो सहायक नदियां हैं, राइट बैंक जो सहायक नदियां हैं वो क्या कहलाएंगी? वो क्या कहलाएंगी? ओंज, एक जोंग भी है, जोंग, ओंग और तेल। रूबियस हैग्रिड इनका नाम है, रूबियस हैग्रिड। आप मैं बताना चाहता हूं कि रूबियस हैग्रिड जो है, इन्होंने नाम शायद हैरी पॉटर से लिया है, इनका असली नाम नहीं, कुछ बनावटी नाटक नाम है। और ये पूछ रहे हैं लेफ्ट बैंक क्या होता है? तो रूबियस हैग्रिड, जब आपने नाम ऐसा रखा है तो निश्चित रूप से आप हैरी पॉटर वगैरह अंग्रेजी तो पढ़ते होंगे, तो मैं मान सकता हूं कि आपको अंग्रेजी आती होगी। नदी के दो किनारे होते हैं बेटा, लेफ्ट एंड राइट, तो जो लेफ्ट किनारा होता है उसे लेफ्ट बैंक कहते हैं। रूबियस हैग्रिड, है ना? जब आप ऐसा नाम रखते हो, जब आप सबको बताने के लिए कि आपकी रुचि है इन सब में, हैरी पॉटर और ये सारी चीजें, कि आप अंग्रेजी भी जानते हो, तो इतनी फजीयत तो मत कराया करो यार। लेफ्ट बैंक की पूछ लिया और इतनी भी हिम्मत नहीं तुम अपना असली नाम रख सकते ना, करा यार। कह रहा लेफ्ट बैंक क्या? चलिए, आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? ये हैग्रिड साहब बीच में आके मैंने कहा देख लिया, कहीं आप लोग भी सोचे कि भाई इतना बड़ा नाम, बड़ी चीज, तो नाम बड़े दर्शन खोटे हो गए, तो इस तरह चलता है। महानदी, महानदी भी हो गया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये मेरा जो इस तरह का तट चला आ रहा है बच्चों, ये मेरी चिल्का नदी आ गई, और चिल्का झील आ गई, सॉरी, ये मेरी इस तरह से आकृति तो सभी को समझ में आ गई। ये यहाँ हो गई बैतरणी, ब्राह्मणी और ये पांच नदियां आ गई। पांचवी जो नदी है ऋषिकुल्य है, ऋषिकुल्य। अब ये तो अलग अलग राज्यों से होती आ रही, ये तो अलग अलग राज्यों से होती आ रही। ऋषिकुल्य जो नदी है, ऋषिकुल्य, ये पूर्णतः उड़ीसा में, पूर्णतः उड़ीसा में। ये कहां पर है? पूर्णतः उड़ीसा में है। ठीक है, और इसका जो है, इसका जो मुहाना है, मुहाना विशेष है। यहीं पर जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो है इसकी नेस्टिंग साइट है, नेस्टिंग साइट ऑफ ओलिव रिडले। ओलिव रिडले जो हिंदी वाले बच्चे हैं, कछुओं का अंडा देने का जो विश्व का सबसे बड़ा जो नेस्टिंग साइट है वो उड़ीसा में, लार्जेस्ट एरिया इन उड़ीसा है, उसमें ये विशेष हो जाता है। तो उड़ीसा इसके लिए जानी जाती है, उड़ीसा इसके लिए जानी जाती है कि यहाँ ओलिव रिडले टर्टल आते हैं, तो वहां पर जो ये अंडे देते हैं, इस प्रक्रिया को हरी बाजा कहा जाता है, वो वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से होती है। सर ये उद्गम कहां होता होगा? तो आप सोचिए, अगर तक है बच्चों, तो ये क्या होगा? ये ईस्टर्न घाट होगा ना। तो ये कहां से उत्पत्ति होती है? ईस्टर्न घाट से उत्पत्ति हो जाएगी। सर यहाँ पे पानी कैसे आया? वर्षा से आया होगा, वर्षा से आया होगा। तो ये वर्षा से यहाँ पर होता है। अगर आप मुझसे पूछे तो इसका सोर्स, वैसे इसके सोर्स जो छोटी छोटी नदियां, इनके सोर्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन अगर इसका सोर्स या इसका उद्गम अगर आप पूछेंगे तो ये है नयागढ़ हिल, ईस्टर्न घाट, नयागढ़ पहाड़ी, पूर्वी घाट। फिर मैंने कहा इसके सोर्स की इतनी जरूरत नहीं है। किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है महानदी की। महानदी की चाहिए और नहीं चाहिए, महानदी की चाहिए और कोई खास हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं तो हमारे पास अब आंध्र प्रदेश आ गया। उड़ीसा खत्म, यहाँ पर हम उड़ीसा का तट था बच्चों, उड़ीसा का तट खत्म, उड़ीसा का तट खत्म। अब हम आ गए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आ गए। तो बहुत से लोग नयागढ़ पहाड़ी लिख लो, नयागढ़ पहाड़ी, या तुम्हारे लिए लिखवा दी थी, नहीं आपको लग रहा है मास्टर जी को नहीं पता, मास्टर जी को पता था, मास्टर जी बताना चाहने की इतना ज्यादा कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रूबियस हैग्रिड को ब्लॉक कर देते हैं। ये कह रहा है कि पप्पू नदी तंत्र साउथ अमेरिका, ये लगता नहीं इसने वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लासेस की होंगी, तो ये इस तरह से आ गया है। तो रूबियस हैग्रिड तो हो गए ब्लॉक। हम आगे बढ़े। अब यहाँ पर बच्चों, अब मैं आंध्र के तट पर आता हूँ। क्या कछुए आंध्र में भी हैं? कछुए आंध्र में भी, उड़ीसा में तो आते हैं, क्या आंध्र में भी आते हैं? तो आंध्र में आते हैं। एक द्वीप है होप आइलैंड। कहां पर है द्वीप? होप आइलैंड। ये भी ओलिव रिडले टर्टल के लिए जाना जाता है। ये पर्यावरण की क्लास वाली चीजें हैं, बट क्योंकि उस क्षेत्र की बात आई है तो हम यहाँ गहीर माथा से शुरू हुए। ये सारा का सारा गहीर माथा उत्तर में हो गया, दक्षिण में ऋषिकुल्य हो गया, और होप आइलैंड आंध्र तक, ये सारे के सारे क्षेत्र में ये बहुत कुछ आता है। सर ये याद करने हैं, ये कहाँ आएंगे? प्रीलिम्स में आएंगे क्या मेंस में आएंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी छात्रा है, विदेश सेवा में है, उनका ऑल इंडिया रैंक 26 आया, ऑल इंडिया रैंक 26 आया, और अचानक वो साक्षात्कार दे रही थी, और उनसे पूछा आप होप आइलैंड जानती हैं क्या? सोचिएगा, ऐसा उनकी तैयारी नहीं थी, उनका वैकल्पिक विषय क्या था? इतिहास था, उनका ऑप्शनल वाज हिस्ट्री। क्लास में इंटरव्यू में बैठी हुई है, और इंटरव्यू में अचानक कई चीजें पूछी जाती है, उनसे पूछा होप आइलैंड क्या है, क्या आप जानती हैं? बोली सर एकदम घबरा गई, सर मुझे कुछ नहीं आता था होप आइलैंड के बारे में, मुझे कुछ खास नहीं आता था होप आइलैंड के बारे में, केवल आपकी प्रीलिम्स की क्लास का याद था कि यहाँ पर कछुए होते हैं। तो बोली मैंने अपना पूरा हौसला बनाए रखा, ये दिखाया नहीं कि मुझे नहीं आता। हाँ सर, इट इज अ प्लेस फॉर ओलिव रिडले टर्टल। तो ये पूछना कि सर कहाँ आएगा, कहाँ आएगा? तो मैंने कहा कि यार साक्षात्कार तक में आ गया, किसी वजह से न्यूज में होगा, जैसे भी मैंने आपको धामरा पोर्ट की बात है, तो हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड ने करंट अफेयर्स में पूछ लिया हो। एक बार को घबराई कि यार इसके आगे कुछ नहीं आता, भगवान करे क्वेश्चन इसके आगे ना बढ़े, तो उन्होंने वाकई नहीं बढ़ाया। क्यों? कॉन्फिडेंस में लड़की ने कहा सर यहाँ तो प्रेजेंट का क्षेत्र है ना सर, ओलिव रिडले आते हैं, इसके लिए मशहूर है। बस इतने पे बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते तो उसके बाद क्या कहती, कोशिश करती, नहीं तो इंटरव्यू में आप कह सकते हैं सर इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं जानता। ठीक है, तो ये आ गया होप आइलैंड, आंध्र में भी कछुए हैं, लेकिन अब हम आ गए हैं तट पर। तो पहले आएगा हमारा, अगर आपको याद हो, नल्ला मल्ला हिल्स, याद है ये नल्ला? अब नल्ला मल्ला के दक्षिण में हमारे पास एक नदी है, जिसका नाम है पेन्नेर। क्या नाम? ये चित्र बना रहा हूं ताकि आपके स्मृति में भी रहे और क्रम भी पता चल जाए। नल्ला मल्ला के बाद पर्वत आते हैं पालीकोंडा। कौन से आते हैं बच्चों? पालीकोंडा। ये मैंने
पूर्वी घाट में आपको पहले भी करने को कहा था। बालीकोंडा के बाद एक नदी आती है और नदी का नाम है ओनियार, नहीं पलार आएगा, सॉरी पलार नहीं किया हमने, तो ये नदी पलार। तो हम कहाँ पर हैं बच्चों? हम तट पर हैं और आपको याद होगा कि हमने ये भी पढ़ा कि पूर्वी घाट को नदियां काटती हैं, पूर्वी घाट को नदियां काटती हैं। तो क्या आपको नदियां कटती दिख रही हैं? पूर्वी घाट कटता दिख रहा है? नल्ला मला और बालीकोंडा को पेन्नर और पलार ने काटा। इसके बाद हम और नीचे जाते हैं, बालीकोंडा के बाद अब आएगा बच्चों जावड़ी। अगर आपको याद हो जावड़ी, जावड़ी के दक्षिण में, जावड़ी के दक्षिण में अब हमारी एक और नदी आएगी और ये नदी कहलाती है पोनायार, पोनायार नदी। एक ही बार में पूरा क्रम भी याद हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ कई बार पूछता है इसलिए। और जब आप एटलस में मानचित्र देखते हैं तो कई बार छोटी छोटी नदियों के नाम नहीं देता, कई बार पहाड़ हो जाता है, ये समझ में नहीं आता कौन सा कहां से काट रहा है, तो इसलिए आपके लिए आसान बनाने के लिए वंस एंड फॉर ऑल यहीं पे चित्रित कर रहा हूं, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा शेवरॉय। तो जल्दी से जरा जावड़ी शेवरॉय तक देख लीजिए। इसके बाद आ रही है बड़ी नदी। बड़ी नदी के डिटेल में जाना पड़ेगा। बड़ी नदी क्या है हमारी? बड़ी नदी है कावेरी। कावेरी के डिटेल में हम निश्चित रूप से जाएंगे। सर यहाँ पर आपने वो नहीं बताया बड़ी नदी। हाँ बड़ी नदियां, जो दो बड़ी नदियां, सॉरी मैंने यहाँ नहीं डाली, ये और ये गोदावरी कृष्णा। शायद मैं जल्दी में था कि छोटी छोटी नदियों को निपटा दिया जाए। छोटी छोटी नदियों को निपटाने के चक्कर में मैंने बड़ी पे यहाँ गोदावरी कृष्णा छोड़ी। गोदावरी कृष्णा का तो पूरा डेल्टा आएगा, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा आएगा। छोटी नदियों को एक बार देख लेते हैं। छोटी नदियों का केवल क्रम चाहिए, वी नीड ओनली द सीक्वेंस, ठीक है। गोदावरी कृष्णा इसके बाद शुरू हो जाएगी। गोदावरी कृष्णा कावेरी तीन नदियां हम करने वाले हैं, बट ये छोटी नदियों का सीक्वेंस मिल गया कि नहीं मिल गया? सभी लोग छोटी नदियों का सीक्वेंस मिला या नहीं मिला? क्लियर? छोटी नदियों के सीक्वेंस में कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, इसलिए पहले कर दिया। सभी लोग मेरे साथ? डाउट है तो पूछें इसमें। अब हम बात करेंगे बड़ी नदियों की। और बड़ी नदियां क्या है हमारी? गोदावरी कृष्णा। तो जल्दी से सभी लोग अपना भारत का मानचित्र देखेंगे और इसमें गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां आइडेंटिफाई करेंगे। जल्दी से आइडेंटिफाई करें। सभी लोग ऑडियो आ रहा है? सभी लोग ऑडियो वीडियो दिखाई दे रहा है? किन्हीं कारणों से ऑडियो बंद हुआ था, अभी ऑडियो ठीक आ गया है? ऑडियो क्लियर? तो ये तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कट कॉर्नर कर दिया था। ये दो बड़ी नदियां नहीं दिखाई थी, उद्देश्य मेरा था कि इनको बड़ी नदियों को अलग से दिखाया जाए। इन बड़ी नदियों पर अब मैं पूरी शिद्दत से इन दो बड़ी नदियों को मैं बनाने वाला हूँ। आप सबसे आग्रह है, फ्रेश पेज ले लेंगे, एक फ्रेश पेज ले लेंगे। सभी लोग फ्रेश पेज लेकर घुमा लीजिए, कॉपी का फ्रेश पेज लेंगे और इसको घुमा लेंगे, ठीक है। घुमा लिया। अब इसमें दो नदियां हम बनाने वाले, दो अहम नदियां हम बनाने वाले, ठीक है। पहली नदी इस तरह से आएगी। यह आकृति मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। अब ऊपर ऋषिकुल्य हो चुकी है, ऋषिकुल्य से अब हम नीचे आ गए हैं। ये लगभग आकृति किसकी है? ये आकृति हमारी गोदावरी नदी की। तो इस पर हम क्या लिख रहे हैं? गोदावरी। उसके बाद हम दूसरी नदी की आकृति कुछ इस तरह की है। ये दोनों नदियों के मुहाने लगभग जुड़ते हैं, इस तरह का मुहाना बनता है और इसको कहा जाता है के-जी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। अब पहले ये देख लें कि ये नदियां कहां पर हैं। तो यहां पर बच्चों थोड़ा सा आपके लिए वो करने के लिए मैं कर रहा हूं। ये हमारा पश्चिमी घाट, ताकि आपको पता चले कि ये इतनी बड़ी नदियां उद्गम कैसे हुआ। तो ये हमारा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में वर्षा होती तो पश्चिमी घाट यहाँ है। पश्चिमी घाट के उत्तर में क्या है हमारे पास बच्चों? पश्चिमी घाट के उत्तर में हमारे पास, ये स्क्रीन पे अगर कट रहा है तो मैंने सतपुड़ा के पर्वत लिख दिए। तो क्या ऊंचाई है हमारे पास? क्या ऊंचाई है हमारे पास? अगर यहाँ पे पानी गिरेगा, अगर पानी गिरेगा तो क्या ढाल की तरफ बहकर आएगा कि नहीं आएगा? क्या ढाल की तरफ बहकर आएगा या नहीं आएगा? तो निश्चित रूप से ढाल की तरफ बहकर आ जाएगा, निश्चित रूप से ढाल की तरफ बहकर आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर हमें याद है एक और पहाड़ी है, ये है अजंता की पहाड़ी। क्योंकि ये हमारा क्या था? ये हमारा महाराष्ट्र का क्षेत्र है और महाराष्ट्र के क्षेत्र में अगर याद हो असभा, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, याद है? ठीक है। रोहित कह रहे हैं सर नासिक के निकट झरना से निकलते हैं। रोहित बहुत सारी नदियां निकालूंगा बेटा, मुझे पता आप रट के बैठे हो, एक बार मौका दीजिए, थोड़ा चित्रित हो जाएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? अजंता हो गया, अजंता, सतमाला, यहाँ पे बच्चों बालाघाट, बालाघाट। तो क्या आपको याद आ गया? पश्चिमी घाट, ऊपर सतपुड़ा और उसके बाद ये क्या था? ये हमारा दक्कन का पठार था जिसको असभा में काटा था हमने। तो अजंता भी हो गया, बालाघाट भी हो गया। अब ये ऊंचाई है। ये क्यों दिखा रहा हूं? ये क्यों दिखा रहा हूं? इसलिए दिखा रहा हूं कि किसी ने प्रश्न पूछा, सर आपने तो बताया जब हिमालय बना तो भारत का दक्षिण उठ गया, तो ये नदियां इस तरफ दक्षिण की तरफ कैसे बह रही हैं? अरे भाई दक्षिण उठा, लेकिन बाकी जगह पर भी तो ढाल होगी, बाकी जगह पर भी तो ऊंचे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, क्लियर हो गया? अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, हम बस इतना जानते हैं। अब हम इसमें कुछ नदियां, अब आपको बहुत क्लियर होता चला जाएगा इसकी सारी नदियां जब जुड़ेंगी। तो भाई यहां से एक नदी आएगी इस तरह, एक नदी ऐसे,
इस नदी का नाम है पैन गंगा, पैन गंगा। इस नदी का नाम है वर्धा और इस नदी का नाम है वैन गंगा। ये देवनागरी में लिख दिया। तो गोदावरी में वर्धा, पैन गंगा, वैन गंगा आती है। अब ये बताइए, आपको समझ में आ गया नदियां अपना जल कहां से ग्रहण करती होंगी? अपने आप स्वाभाविक हो गया कि नहीं हो गया? तो पैन गंगा कहां से आती होगी भाई? अजंता के पास से निकलती होगी। वर्धा अगर आप देखेंगे, वर्धा अगर आप देखेंगे तो लिखा रहता है कि भाई सतपुड़ा के नागपुर के पास से आती है, सतपुड़ा के नागपुर के पास से आती है, ठीक है। और वैन गंगा देखेंगे तो कहते हैं जी महादेव के आसपास से आती है। तो सतपुड़ा का हिस्सा महादेव है कि नहीं? तो अगर हमें नदियां पता है तो क्या हमें दिख गया कि यार यहां पर आ सकता है? ये पूरा का पूरा सतपुड़ा, अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था राजपीपला, गाविलगढ़, मैकाल, महादेव, ऐसा बताया था। तो आप पाएंगे यही नागपुर में सतपुड़ा से आती है हमेशा के लिए। एक बार अच्छा ये दिमाग में है और ये हमें दिख जाता है। अच्छा यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ मैंने आपसे क्या कहा? एक धंसा हुआ कटोरा है। कटोरा किसका? छत्तीसगढ़ का। लेकिन उसके दक्षिण में मैंने आपको बोला एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। क्या नाम है छत्तीसगढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्र का? सर अभी तो आपने बताया था, इसी को तो बताया था दंडकारण्य या बस्तर बताया था। सर यहीं से तो हमारी नदी महानदी बनी थी। महानदी ऐसे जा रही थी कि नहीं जा रही थी? अगर इस तरफ पानी हुआ तो ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। तो क्या इस तरफ पानी होगा तो ऐसे भी आएगी कोई या नहीं आएगी? यहां आ गई इंद्रावती। आसान हो गया। तो जो भी जैसे ही मैंने ये नदी बताई तो एकदम से कुछ लोगों ने छापना शुरू किया, सर नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर। मुझे भी पता है भाई नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर। यहां पर क्या है? त्र्यंबक, ये सह्याद्री है और यहां पर त्र्यंबकेश्वर, 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 त्र्यंबकेश्वर। वहां से गोदावरी का उद्गम होता है। यही बताना चाह रहे हो? बिल्कुल ठीक है। पर साथ में और नदियां भी तो हैं। कब तक याद करोगे? कितनों को याद करोगे? ठीक है। तो वो त्र्यंबकेश्वर के पास से त्र्यंबकेश्वर कह लीजिए, त्र्यंबक कह लीजिए, जैसा भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत बहुत श्रद्धेय भी है, ये बहुत बहुत श्रद्धेय भी है। और गोदावरी नदी के बारे में भी हम देखेंगे, इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गंगा के समतुल्य। तो इसके बारे में पहले चित्र में होना चाहिए। चित्र में अगर दिख जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। अब इसकी दूसरी जो बहुत अहम सहायक नदी और जो राइट बैंक है, याद है एक छात्र राइट और लेफ्ट पूछता है, तो ये बालाघाट से निकलेगी। कौन सी नदी? आप ही लोगों ने देखी, मंजरा। अब मुझे बताइए, भूल के दिखाइए, हो गई कि नहीं ट्रिब्यूटरीज? मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, काम खत्म। बन गया ना? पूरा का पूरा तंत्र बन गया कि नहीं बन गया? पूरा तंत्र बन गया। अब यहाँ पर सोचिए कि और छोटी छोटी बहुत सारी नदियां सबको याद करना है, सबको याद करना है। तो एक जन्म से ज्यादा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? एक जन्म से ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। कृष्ण कुमार कह रहे हैं बूढ़ी गंगा। बेटा बूढ़ी गंगा तो गंगा की सहायक नदी है, इसे बूढ़ी की जगह वृद्ध कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, वृद्ध गंगा, ठीक है। शिवाय कह रहे हैं वृद्ध गंगा, कृष्णा कह रहे हैं बूढ़ी गंगा। तो मैं मेरी तरफ से अगर मुझे लेना हो तो मुझे मैं क्या लूंगा? मैं लूंगा वृद्ध गंगा, ठीक है। अच्छा अब ऐसा ही अगर हम कृष्णा के साथ भी कर ले तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो कृष्णा में यहाँ पर एक सहायक नदी आती है। कृष्णा, पहले आप अपनी नदियां देख लीजिए जल्दी से देखिए। कृष्णा जल्दी से देखेंगे। देख लिया? तो सर यहाँ तो भीमा नदी लग रही, बिल्कुल सही कहा, भीमा है ये भीमा नदी है। तो भीमा नदी की भी दो नदियां हैं, ये देखिए यहां से आ जाएंगी ये, ठीक है। तो ऊपर वाली नदी सीना नदी और नीचे वाली नदी नीरा, सीना और नीरा, और यहाँ बन गई भीमा। ये दोनों जाकर मिल जाएंगे। अच्छा किताबों में क्या लिखा हुआ? भीम शंकर हिल से आता है। भीम कहां से आती है? भीम नदी कहां से आती है? ये भीम शंकर से आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। भीम शंकर है करजात के पास में और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो बहुत श्रद्धेय भी है। भीम के नाम से भीम शंकर भी कर लीजिए। नहीं तो दो नदी और करवा दी। अच्छा दो नदी और करवाने में मैं एक चीज और पाता हूं कि ये सारी की सारी जो नदियां हैं ना, ये यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो जाकर कृष्णा बनाएंगे। कृष्णा एक से नहीं बनती, बहुत सारी से बनती है। अब अगर मैं इनके नाम देखने पर आऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कोयना, वरना, कोयना, वरना, घाट प्रभा, माल प्रभा, ऐसा देखा आपने? घाट प्रभा, माल प्रभा। अब जब आपको पता है कि ये सारी की सारी नदियां, ये सारा तंत्र है ना, सारा तंत्र है, इस तरह से चल रही है। ये सर भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। बेटा वो सारी चीजें मैंने कहा ना संस्कृति वाली है। हमें संस्कृति की क्लास नहीं ले रहा, मैं ज्योग्राफी क्लास ले रहा हूं। अगर उसका कोई महत्व है तो आपको याद है तो संस्कृति क्लास से जोड़ लीजिएगा, मैंने इसलिए मेंशन कर दिया ताकि आपको याद रहे। और इसमें इतिहास के पहलू दिखाई देंगे। तो अहम क्या मिला हमें? अहम मिला भीम। भीम के बाद हम यहां से देखते हैं दो नदी है, तुंग और भद्रा। दो नदियां चली आ रही है, तुंग और भद्र, और ये दोनों मिलकर तुंगभद्रा बनाती है। ये दोनों मिलकर तुंगभद्रा बनाती है, ठीक है। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इतिहास में आपने दक्षिण भारत के इतिहास में सुना होगा, यहाँ दक्षिण भारत के राजाओं का युद्ध इस क्षेत्र के लिए होता था। सर ये कौन सा क्षेत्र है? ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। ये बहुत मशहूर दोआब है, बहुत मशहूर दोआब है। जैसे अभी हमने ज्योतिर्लिंग की बात की, संस्कृति से जुड़ी है, ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपने सुना होगा रायचूर दोआब। अब कहां पे आ चुका हूं मैं? कर्नाटक में आ चुका हूं। अब मेरा महाराष्ट्र खत्म हो चुका है, महाराष्ट्र खत्म हो चुका है। अब मैं कर्नाटक में आ चुका हूं। कर्नाटक में कोई पहाड़ थे? कर्नाटक में कोई पहाड़ याद आ रहे? कर्नाटक में तो कोई पहाड़, सर उसके दक्षिण में थे। हाँ बिल्कुल दक्षिण में थे। क्या नाम था उनका? सर विजयनगर की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल विजयनगर। अगर हम दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर कुछ हमें बाबा बूदान याद है या नहीं है? बाबा बूदान। अब बताइए जो पर्वत बनाए उन्हें नदियों से जोड़ दिया, जो घाट बनाए उन्हें नदियों से जोड़ दिया, याद भी रहेगा कि नहीं रहेगा? और चीजों को समझ भी सकते हैं। पूर्वी घाटों को यहां से जोड़ा, पूर्वी घाटों को यहां से जोड़ा, पश्चिमी घाटों को यहां से जोड़ दिया, सारे उनमें जैसे नदियां पिरो दी। अब इनको ढूंढना मुश्किल होता है एटलस में, तो मैंने क्या किया? आप लोगों के लिए पिरो के लिया है। अब इन छोटी छोटी नदियों की बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है कि भाई अब आप सीना की भी ओरिजिन देख रहे हो, नीरा की भी देख रहे हो, कोयना की भी देख रहे हो, वरना की भी देख रहे हो, घाट प्रभा माल प्रभा नहीं करनी, ठीक है। घाट प्रभा माल प्रभा नहीं करनी, बस इतना काम कर ले। सभी लोग क्लियर? तो दो नदियों की बात हो रही है, इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में ये बह रही है। और हमने कभी कभी इसमें जो हैदराबाद से एक नदी आती है मूसी नदी, उसको भी हमने अपने शायद चित्र में दिया। क्लियर हो गए सभी लोग? अब गोदावरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब गोदावरी पर बात कर लेते हैं। भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कह सकता हूं, दक्षिण भारत की सबसे
दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत, वहां की सबसे लंबी नदी, ठीक है। इसी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी, जैसे मैंने आपसे कहा। किसी ने कहा बूढ़ी गंगा, ठीक है, बूढ़ी गंगा एक गंगा की सहायक नदी है, तो हमने हमने उसके साथ जोड़ दिया। तो इसका बहुत महत्व है, बहुत ही ज्यादा सांस्कृतिक महत्व है। आप देखेंगे कुंभ का मेला इस पर भी नासिक के पास लगता है। क्यों लगता है? नदी बहुत ज्यादा महत्व रखती है। ये त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक पहाड़ियों, त्र्यंबक हिल्स में नियर नासिक इसका उद्गम है, सोर्स है, सोर्स है। और ये लगभग 1465 किलोमीटर चल के बे ऑफ बंगाल, क्या मैं आजादी ले सकता हूं बीओबी लिखने की? नहीं तो फिर मजाक बनाते भाई, बीओबी बताओ, बीओबी बताओ। क्लियर हो गया? तो हमारे पास बे ऑफ बंगाल में इसने जाकर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाना है, बहुत बड़ा डेल्टा बनाना है। बट इसमें ध्यान क्या देना है? अपने डेल्टा में जब ये डेल्टा पे पहुंचती है, जब ये डेल्टा पे पहुंचती है तो नदी दो में विभाजित हो जाती है, वितरिकाएं बन जाती है, टू रिवर्स। चलिए पूरा ही चला गया। इस बार फुल पावर कट है तो थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक कि फिर से सब रीस्टार्ट ना हो जाए। नहीं मिला, फिर से बनाएंगे। चलिए तो सब अपनी अपनी जगह पर बना हुआ है, ठीक है। अब ये मैंने आपसे कहा कि नदी जो है अपने मुहाने के पास जाकर दो नदियों में बट जाएगी, दो नदियों में बट जाएगी। और ये जो दो हैं इनके नाम है गौतमी गोदावरी, गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी, ऋषि वशिष्ठ के नाम से ये दो में विभाजित हो जाएगी। और इसके डेल्टा में इसके डेल्टा में बहुत बड़ी खोज किसकी हुई है? प्राकृतिक गैस की हुई है। इसके डेल्टा में, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। क्लियर? सर आपने साउथ की गंगा तो कावेरी बताया था, गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी तो ऋषियों के नाम पर हो गया। तो किसी ने कहा सर आपने गंगा ऑफ साउथ, तो भाई देखिए दो है, इसमें डाउट नहीं करना है। दक्षिणी गंगा, ठीक है, सदर्न गंगा गोदावरी का नाम है, गंगा ऑफ साउथ कावेरी को कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दक्षिणी गंगा वृद्ध गंगा ये है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सदर्न गंगा, ठीक है, सदर्न गंगा। और कावेरी जो है वो कहलाती है कावेरी गंगा ऑफ साउथ इंडिया। अब प्रेम है, नदियों से प्रेम है, नदियों की भक्ति है, श्रद्धा है, महत्व है, तो इसलिए दोनों को कर दिया। अब सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी जो दक्षिण में प्रायद्वीपीय नदी है वो गोदावरी है। गोदावरी की अपनी एक मान्यता है, तो वो हमेशा ही, और वृद्ध गंगा भी उसे पहले ही संज्ञा दी जा चुकी थी, तो गंगा तो वही रहेगी। तो बहुत से लोगों ने उसे कहना शुरू किया, लेकिन जब नीचे गए तो कावेरी का भी अपने आप में बहुत सारा महत्व है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, गंगा तक अपने पाप धोने के लिए कावेरी तक आती है, तो इसलिए उसे गंगा ऑफ साउथ कह दिया गया, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, दोनों को ये श्रेणी दी जाती है। सर आएगा तो कौन सा लिखना है? अगर गंगा ऑफ साउथ इंडिया दक्षिण भारत की गंगा ये आएगा, लेकिन अगर दक्षिणी गंगा कहा तो वो क्या कहलाएगा? सदर्न गंगा विल बी योर गोदावरी, ठीक है। तो कावेरी से आने से पहले बच्चों हम कृष्णा देख लें। कृष्णा को देख लें। कृष्णा नदी मोटे तौर पर हमें दिखाई दे रही है, हमने अपने चित्र में बनाई है। और क्या मैंने ये इसकी ट्रिब्यूटरीज लिखी? ट्रिब्यूटरीज भी लिखी, वैसे तो आपने देखी ली है। अगर हम सहायक नदियों की बात करें, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां अगर मैं देखूं तो इसमें पहले बाईं तरफ जो आते हैं, लेफ्ट बैंक, बायां किनारा जो है, इसमें आपने देखा भीमा, भीमशंकर हिल से जो आ रही है वो हो गई भीमा। भीमा के बाद मैंने आपको बताया मूसी, भीमा मूसी, ये इंपॉर्टेंट है। भीमशंकर के साथ हमने उसमें जो बात करनी थी कर ली। ये मूसी जो है, मूसी नदी जो है, ये कहां से बहती है? हैदराबाद से, इसलिए भी मैंने मूसी की बात की थी। और मूसी नदी पर बहुत सारे बोट फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरली इंपॉर्टेंट है। और इस पर दो सागर हैं, याद रखिएगा, उस्मान सागर और हिमायत सागर रिजर्वायर यहां पर है। तो आपने देखा गुरु गोविंद या गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, उसी तरह से अगर आपसे सागर पूछते हैं तो उस्मान सागर और हिमायत सागर दोनों के दोनों इस पर है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये ऐड करवा दिया। क्लियर हो गया? क्या आपकी गोदावरी होगी? अगर हम राइट बैंक की तरफ आए, राइट बैंक में अभी आपने क्लियरली वहां पर क्लियरली क्या देखा है? भीमा मुझे तो मैंने इसकी बात करी, सॉरी, वर्धा गंगा की बात करनी थी। ये तो कृष्णा की, तो कृष्णा बात ही नहीं की। मैं नीचे वाले डायग्राम की तरफ चला गया, इसमें आएंगे वापस, सॉरी, गोदावरी की सहायक। तो हमारी जो लेफ्ट बैंक में अभी आपने देखा, वर्धा, वैनगंगा और पैनगंगा, ये आपने देखा अजंता से आ रही हैं या फिर कहां से आ रही हैं? जो हमारे सतपुरा से आ रही हैं वहां से, ठीक है। तो ये हमारी तीन हो गई गोदावरी। उसके बाद जब हम थोड़ा नीचे गए तो नीचे हमें मिली इंद्रावती। अभी मैंने आपको दिखाया था इंद्रावती कहां से आ रही है? इंद्रावती आ रही है जो उसका दक्षिणी हिस्सा है वहां से आ रही है। और इंद्रावती के बाद मेरे ख्याल से मैंने सबरी भी लिखा है या नहीं लिखा है? एक छोटी नदी यहां पर आती है सबरी,
सबरी, ये लिख लीजिएगा सबरी नदी, चित्र में भी बना लीजिएगा सबरी नदी। और राइट बैंक में तो मैंने आपको बताया राइट तो आसान है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मंजरा, मंजरा। सर भीमा कृष्णा की सहायक है, हाँ बिल्कुल वो ठीक है, मैंने दोनों चित्र बनाए और वहां पर थोड़ा सा मैं आगे निकल गया था, मैंने देखा तो गड़बड़ चल रहा है। डन हो गया सभी लोग? अब ये सारी की सारी अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूं, अगर मैं पेनगंगा वर्धा वैनगंगा जोड़ दूं, अब ये सारी को एक ही बार में मुझे पढ़ना हो तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रणहिता। अब जब आपने चीजें याद कर ली तो उसको जोड़ देंगे। डन? अब कहां पर है, अब आ गए हम कृष्णा पर। अब कृष्णा पर आ जाए, कृष्णा पर आ सकते हैं, गोदावरी की नहीं, यहाँ कुछ गलती कर दी थी, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी दक्षिण में शुरू होगी गोदावरी के, अगर गोदावरी त्र्यंबकेश्वर है तो उसके नीचे शुरू होगी, नीचे आ रही है तो नीचे आती है, तो कृष्णा नदी कहां से शुरू होती है, जल्दी से बताइए। कृष्णा नदी कहां से शुरू होती है, किसके पास से शुरू होगी, वो त्र्यंबकेश्वर है तो ये महाबलेश्वर होगी, कहां होगी, ये महाबलेश्वर के पास से हो जाएगी, ठीक है। कृष्णा नदी कहां से शुरू हो जाएगी, ये भी पश्चिमी घाट से शुरू होती है, महाबलेश्वर के पास इसका उद्गम होता है, ठीक है। लगभग 1400 किलोमीटर, तो सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर हो जाती है, ठीक है। और बड़ी नदी है, बहुत सारी पश्चिमी घाट की बहुत सी नदियां, मेनी हेड स्ट्रीम्स हैं इसमें, बहुत सारी नदियां यहां पर जुड़ती हैं, उनसे आती है, इसके पास पानी भी बहुत है, और इसी पर देश का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है। सबसे बड़ा डैम किस पर है, सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध क्या नाम बताया था मैंने, बांध पर जब आप लोगों को बताया था, नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध, नागार्जुन सागर बांध। कितने लोगों को याद था नागार्जुन सागर, कितने लोगों को याद है नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। इसी क्षेत्र में, इसी बांध में एक द्वीप भी है, नागार्जुन कोंडा द्वीप। जो बड़ी झील बनी है वहां पर एक द्वीप भी है, और वो बौद्ध धर्म का म्यूजियम है, बुद्धिस्ट म्यूजियम भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे कर्नाटक में, ये नागार्जुन सागर तो अगर आपको याद हो मैंने बताया था तेलंगाना, तेलंगाना। उसके बाद इसके पास एक और मशहूर बांध है जो आपने सुना होगा, अलमाटी बांध। ये कर्नाटक क्षेत्र में आ जाएगा, ये कहां पर आएगा, ये कर्नाटक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियां जो मैंने गलत लिख दी थी उस समय, लेफ्ट बैंक, तो भीम हो गई, भीम नदी हो गई, भीम के साथ नीरा और सीना आप देख चुके हैं। मूसी, हैदराबाद बोट फेस्टिवल, उस्मान सागर, हिमायत सागर इसी नदी पर है, ठीक है। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरफ आते हैं, जब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरफ आते हैं तो यहाँ बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आ जाती है, जो अभी मैंने आपसे बात की, कोयना, वरना, मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा, घाटप्रभा, और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट जो हमारे काम आएगी वो है तुंगभद्रा। इसका पुराना नाम, या ये रायचूर दोआब के लिए भी, रायचूर दोआब विजयनगर एम्पायर में वहां पर ये थी, पुराना नाम अभी छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर एक मशहूर बांध है वो है तुंगभद्रा डैम, ठीक है। मालप्रभा पर भी एक सांस्कृतिक रूप से इंपॉर्टेंट है, बादामी राजाओं द्वारा एक मंदिर बनाया हुआ था, ऐहोल टेंपल यहां पर है। तो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा, बिल्कुल कह सकते हैं आप। तो हुसैन सागर नागार्जुन सागर सेम है, नहीं सेम नहीं है, हुसैन सागर हैदराबाद में है, ठीक है, क्लियर। अब आप ये बताइए कि ये वाला एक पेज है, अभी आप पढ़ भी रहे हैं, उसके बाद ये वाला भी एक पेज है, ये वाला भी एक पेज है, ऐसे हर एक नदी के पेज है या नहीं है। और जैसे परमजीत कह रहे हैं सर छोटी नदियों को याद करना है सर, तो सभी, और ये भानु प्रताप पूछे सर सभी जीएस का रिवीजन हो रहा है, अब हो रहा है नहीं हो रहा है तो पता नहीं। कृष्णा ये आसान है मुश्किल है, बोरिंग है, जल्दी से बताइए। तो कह रहा है सर तुंगभद्रा के आगे क्या लिखा बेटा, रायचूर दो आप, एकदम बोरिंग है, एक के बाद एक हम देखते चले जाते हैं, सब लगभग सेम ही लगता है। अभी देखिए मैं लिखते लिखते मेरे भी दिमाग से निकल गया और मैं कृष्णा वाली लिखने लगा, है नहीं। सर आपने टेरी बांध तो बताया नहीं, धीरज कुमारी कल से ऐसे लगा हुआ है, टेरी बांध कल बता दिया था कि नहीं बता दिया था। तो ये सारा का सारा जब बोल करता है तो क्या चीज आसान हो जाती है, सबसे पहले बताइए ये सबसे आसान है कि नहीं। अगर ये हमारे पास हो तो ये सबसे आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अगर ये हमारे पास हो तो आसान हो जाता है, लेकिन हम काम करते नहीं। हम क्या चाहते हैं, हमारी चीज को लिखा हुआ चाहते हैं। अगर हम लिखे हुए में हमने महानदी ऐसे ही बना ली तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि नहीं।
यहाँ पर हमने क्रम भी बना लिया, नेशनल वाटरवे भी बना लिया, यही सब लिखते हैं तो कई बार हमारे पास नोट्स ज्यादा हो जाते हैं, उनको पार करना मुश्किल हो जाता है और इसको हम बैठे बैठे पूरे का पूरा देश में देख भी सकते हैं। तो सारा का सारा क्रम तो हमें दिखाई दे रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट हमको क्या चाहिए, सिर्फ हमको 11 नंबर कावेरी चाहिए, ठीक है नहीं? तो माइंडसेट है सर, सब बोरिंग नहीं, आसान भी नहीं। धीरज कुमार, अच्छा धीरज कुमार जैसे ये रोज ऐसे वो करते हैं कमेंट, तो भाई ये कमेंट क्यों करते हैं? लेकिन अभी थोड़ी देर का ना ऐसे हल्का सा ना पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर पढ़ाने से ब्रेक ले लूं और कहानी सुनाऊं। इस बैच में बहुत दिन से कहानी नहीं सुनाई, इस बैच में बहुत दिन से कहानी नहीं सुनाई, कहानी सुनाऊं। मेरे ख्याल से आखिरी कहानी कहाँ सुनाई थी, विश्व भूगोल में सुनाई थी। अच्छा लेकिन कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर अभी हमारा सर 2024 का हम प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो कहानी वानी में समय व्यर्थ हो जाएगा, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये भी कह सकते हैं। धीरे धीरे के चक्कर में मतलब ये, तो अगर मैं कहूँ जो 2024 दे रहे हैं ये कहानी उनके लिए है, तब आप इच्छुक हूँ 25 वालों के लिए, 26 वालों के लिए, 24 वालों के लिए, ठीक है? और तीसरी चीज ये कि आप लोगों को 90 दिन का प्लानर दिया, 90 दिन को प्लानर को करने में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है? थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने कहा बोर्ड की तरफ लिखा नहीं जा रहा है, हाथ उठाकर थोड़ा ऐसे ही चला लें, चलेगा? भाई वो 90 दिन जो दिया था, 90 दिन वाला फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ है? कोई लिखता है सर सारा करना है, सिर्फ आप ही का नोट से हो जाएगा, ठीक है? तो डिटेल कहानी तो भाई देखो ऑप्शनल वाले बच्चों को सुनाई जाएगी। ऑप्शनल वाले बच्चों को हमने ये भी कह दिया कि ऑप्शनल वाले बच्चों को उनका लेखन भी सिखा रहे हैं, आंसर राइटिंग की भी क्लासेस चल रही है, तो एक बार बड़े-बड़े शहरों में जहाँ-जहाँ केजीएस का सेंटर है अपने ऑप्शनल वाले बच्चों से वहीं मिलकर उनको जो है सपोर्ट भी किया जाएगा, बेस्ट सर्टिफिकेट भी जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2000 लगभग 20 साल पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात है। ये धीरज हुआ, ये कौन है हमारी नेहा मौर्य जी हुई या फिर देव जदौन हुए, हम भी ऐसे क्लास में आ गए थे, मजे में हमारा मन हुआ कि आईएएस की तैयारी करें और 7-8 साल से हम भारत में थे नहीं, तो हमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं था, हम पानी के जहाज़ों पर तैर रहे थे, जहाँ भी था तो भारत में आना हुआ आईएएस की तैयारी। तो ये सारी कहानी लंबी, तो मैं बहुत छोटी कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कोचिंग का आखिरी दिन, ठीक है? लगभग मार्च 28 हो गया है, कोचिंग का आखिरी दिन है और प्रीलिम्स शायद ऐसा ही कुछ मई में 18 मई के आसपास है, तो मार्च अप्रैल मई मेरे ख्याल से 50 दिन थे, 50 दिन थे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, चेक मत करिएगा, खासकर जो लोग 2024 देख रहे हैं उनके लिए कहानी, ठीक है? तो लगभग 50 दिन रह गए थे, 28 मार्च हो गया था, 18 मई को होता 50 है, जो भी आप समझ सकते हो कर लीजिएगा। तो जैसे कोर्स खत्म हुआ, पूरी कोचिंग खत्म हुई, 5 दिन तो डिप्रेशन में चले गए, 5 दिन तो डिप्रेशन में चले गए कि भाई ये क्या किया। कोचिंग ज्वाइन की थी, आईएएस सोच थी मेरी, तो आईएएस की तैयारी करी और 5 दिन सोचा कि यार मिला क्या मतलब सारी क्लास कर ली और क्या चाहिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। आप में से कितने लोग ईमानदारी से बताइएगा, आप भी क्लास तो करते जा रहे हैं, तो टीचर को सब आता है ना, टीचर को सब आता है, लेकिन आपकी भी वही स्थिति है कि यार मुझे अभी नहीं आता। कितने लोगों को ऐसा लगता है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम धीरे-धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि शिक्षकों ने तो मेहनत करी, आपसे भी मार्च में बात करो ना, 6 मार्च हो गया और हमारा जो आ रहा है ऊपर से आपके ऊपर दबाव क्या है, 90 दिन में करना भी है ना, टेंशन है कि नहीं? और आप बहुत ईमानदारी से आए, तैयारी करने आए हो, ऐसा लगता है यार शिक्षकों ने तो बहुत कराया लेकिन मेरा तो हुआ नहीं है, ठीक है? तो मैं निश्चित रूप से एक जॉब में हूँ, मैं एक अधिकारी हूँ, मेरे पास अच्छी जॉब है, अच्छा सब कुछ है और मेरा मन हुआ आईएएस की तैयारी करने का, किसी भी बात पे हो सकता है, जैसे आप लोगों का भी हुआ, मेरा भी हुआ, और निश्चित रूप से प्लीज समय मत मानिएगा, खासकर जो 2024 देख रहे हैं वो इसमें अपने को जरूर ढूंढिएगा। तो जब कोचिंग खत्म हुई तो मैंने कहा अच्छा लगा, टीचर्स ने इतनी सारी चीजें बताई, देश का पॉलिटिक्स पता चला, इकोनॉमिक्स पता चला, ज्योग्राफी पता चला, सब कुछ पता चला, अच्छा बहुत था, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि मैं आईएएस बन पाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं तैयारी के कहीं पर भी पास हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा, थोड़ा समय बदला, वरना भी मैं जहाँ से छुट्टी पर आता समय वेस्ट करता, तो मैंने ये कुछ 5-6 महीने अच्छे से निकाले और सोचे 5-6 महीने किया, ऐसा भी नहीं कि आपका तो जैसे केजीएस में तो हमने आपको 12-15 महीने की बात कही है, वहाँ सिर्फ 4-5-6 महीने मैंने किया था, उसमें वैकल्पिक भी कर लिया, जो भी कर लिया, मैं निश्चित रूप से 50 दिन रह गए और मुझे लगा कि भाई मुझे नहीं होगा। 5 दिन निकल गए, अब 7 में, ठीक है? 6ठे दिन मैंने सबको कॉल करना शुरू किया, दोस्त जो बने थे, यार दोस्त जो बने, ऑनलाइन में नहीं बनते, ऑनलाइन में तो आप संपर्क ज्यादा देखते हैं, तो वहाँ जो यार दोस्त बने उनसे कहा बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के साथ पढ़ा, और फिर मेरे एक प्रिय शिक्षक थे, मेरा मन हुआ, बड़ी हिम्मत करके मैंने उन्हें भी फोन कर दिया, उन्होंने अपना फोन नंबर दिया, कभी दिक्कत हो कहीं हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो मैंने उन्हें फोन किया और मैंने उनसे कहा कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे पढ़ के मैं धन्य हो गया, जैसे आप लोगों ने धन्यवाद कहते हैं ना, तो मैंने कहा सर आपने बहुत सारी चीजें दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने कहा वेलकम, आप लोगों ने हम पे विश्वास दिखाया, तो अच्छी बात है, अब आप जो है एग्जाम पास करके मुझसे मिलिएगा। मैंने कहा एग्जाम? सर मैं एग्जाम नहीं दे रहा, मैं एग्जाम नहीं दे रहा, ये तो मैंने क्लासेस की थी, क्लास में आप इतना अच्छा पढ़ाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मैं तो आपको धन्यवाद करने के लिए कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बुरा मत मानिएगा, 90% लोग ऐसा ही करेंगे, कोचिंग के बाद एग्जाम नहीं देंगे, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, किसी पर व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसकी कड़वी सच्चाई है कि क्लास कर लेते हैं, क्लास में तो क्योंकि मैं सच्ची में पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत जानकारी रहती है, ठीक है? मेरे पास अभी काफी दर्द हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक्टिव हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो मैं बहुत क्लियर था कि सर मुझे एग्जाम नहीं देना, मैं तो आपको धन्यवाद करने के लिए, उन्होंने कहा ये कैसा धन्यवाद हुआ, ये कैसा धन्यवाद हुआ? तो मैंने उनसे बेवकूफाना सवाल पूछा कि सर क्या मैं पास करता हूँ, आपको लगता है कि क्या मैं पास कर सकता हूँ? अब सोच के देखिए कि ये छात्र शिक्षक से पूछा, शिक्षक को कैसे पता भाई, शिक्षक को कैसे पता उस बच्चे ने तैयारी क्या की? तो मैंने मूर्खता वाला सवाल पूछा कि सर मैं क्या कर सकता हूँ? तो कहा कोई भी कर सकता है, तैयारी करे तो बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा सर मैंने तैयारी की नहीं सर, सिर्फ क्लास अटेंड करी, सर सारा मटेरियल इकट्ठा कराया, नोट्स भी लिखे हैं सर, सारी चीजें लिखी है, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं। उन्होंने ठीक है ना तैयारी शुरू करो। तो मैंने कहा सर उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़ी अजीब सी बात है, आप हंसेंगे, कई बार छात्रों को लगता है सर ने ऐसे किसी का मजाक उड़ाया, भाई अपना मजाक उड़ाते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो उन्होंने कहा काम करो, आप ना सारी किताबें ले लो, और वो ये कि मैंने कोचिंग पहले दिन से ज्वाइन नहीं की थी, बैच मान लीजिए 15 महीने का, तो मैंने आखिरी 4-5 महीने किए थे, जैसे आप में से भी बहुत से लोग लेट ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो मैंने भी लेट ही ज्वाइन किया था। तो उन्होंने कहा देखो यार पॉलिटी के लिए ये किताब, पॉलिटी के लिए 1 किताब 2 किताब 3 किताब, आप सोचिए ये 20 साल पुरानी बात कर रहा हूं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसने आपके लिए कर दिया। सोचिए जैसे आपने लक्ष्मीकांत सुना, ऐसे 3 किताब उन्होंने मुझे बता दी, उन्होंने कहा हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट के लिए, मेडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए, अच्छा भूगोल के लिए, भूगोल तो तुम्हारा वैकल्पिक विषय भी है तो ये कर लो। उसके बाद उन्होंने कहा विज्ञान के लिए, साइंस के लिए ये कर लो। उसके बाद क्या था, ये सारी चीजें उन्होंने मुझे बता दी, और ये किताबें मैंने कभी देखी नहीं थी, मैं सिर्फ क्लासेस करता था जैसे आप करते हैं, आपने भी तो कई बार नहीं देखी किताबें। मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को कि एनसीईआरटी खोलो, ये किताब पढ़ लो, केजीएस की बुक पढ़ लो, आप नहीं पढ़ते, ना मैंने खोली ना मैंने देखी, मैंने तो बल्कि अपनी जहाज की कंपनी को बोल दिया था कि भाई मुझे बुला लो। उन्होंने कहा आपका जहाज जो है यूरोप में है, थोड़ा अटका हुआ है, 2-3 दिन बाद निकलेगा, तब आपको चला देंगे हम। इस दौरान मैंने लोगों को फोन कर लिया और इन लोगों ने मुझे, हमारे शिक्षक ने जिन पे मुझे पूरा विश्वास है, उन्होंने मुझे किताबें बता दी, ठीक है? अभी तो लोगों की हालत ऐसी है मेरे जैसी कि भाई अभी तो पता भी नहीं, सीरियसली देखा भी नहीं है,
शिक्षकों ने जो बता दिया, पॉलिटी सर ने पॉलिटी पढ़ा दी, इकोनॉमी सर ने इकोनॉमी पढ़ा दी, ज्योग्राफी सर ने ज्योग्राफी पढ़ा दी, कुछ हमें अच्छा लगा, कुछ हमें बुरा लगा, कुछ बोरिंग लगा, ऐसे। और मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों के पास तो भाई केजीएस की बुकलेट हम लोग के पास नहीं थी, हम लोगों ने बुक मंगा दी। अब जैसे उन्होंने बुक बोली और मैंने पहली बार सुनी थी, मैंने पहली बार सुनी थी तो मैंने क्या किया, मैं क्या मैंने खरीद ली। आप विश्वास नहीं करेंगे, इंडिया ईयर बुक और न जाने क्या क्या उन्होंने खरीदवाई। जब मैं खरीद के लाया तो ये भाई मेरा कमरा था, ये मेरा स्टडी टेबल था, यहाँ मेरी कुर्सी थी, यहाँ मैं बैठ के पढ़ता था, यहाँ 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 वो सारी किताबें जो थी भाई ऐसा हो गया। और ये बच्चों आपको दिखा दूं, ये कमरे का पंखा है। अब बढ़वा दिया यार, अखबार बढ़वा दिए, इंडिया ईयर बुक बढ़ा दी, हर विषय के लिए बढ़ा दिया, मेरे तो होश उड़ गए। और मैं खरीद के ले आया बेवकूफ, मैं खरीद कर ले आया। सोचिए मैं खरीद कर ले आया, 45 दिन बचे एग्जाम से पहले, कितने दिन बचे, 45 दिन। और ठीक उस स्थिति में आप मुझ पे हंसिए, मुझे बेवकूफ भी मानिए इस चीज में कि मेरी हालत बिल्कुल ऐसी है कि जो शिक्षकों ने पढ़ाया वो मुझे समझ आया, अच्छा लगा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई। किताबों का पर्वत देखते ही मैंने अपनी कंपनी को फोन किया, सुनोगे और खर्चा करवा दिया तुमने, अच्छा वाला बुला लेते, यहाँ तो मैं पता नहीं क्या बेवकूफ, मेरी समझ नहीं आया, फोन पे समझ नहीं आता मास्टर जी क्या कह रहे हैं, मास्टर जी के प्रेम में अंधा था मैं सब कुछ लिखता चला गया और मैं जाके बाजार से ताजा ताजा खरीद कर ले आया। सारी एनसीईआरटी है, सारी एनसीईआरटी, सारे नोट, सारी किताबें, विषय आधारित किताबें भैया लेकर मैं पहुंच गया। उन्होंने कहा भाई देखिए आपका जहाज पहुंचा नहीं, अभी कुछ समय तो लगेगा, तुम क्या कहें, आप इसमें बीच में नशा करने लगे तो कौन रोक सकता है, आपने जाकर खरीद लिए भाई, हमने तो खरीद लिए थे, अब क्या करते। और मास्टर जी से क्या बात करें, अपने पर ही हंसी आ रही थी भाई ये कैसे होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं जहाज पे सीनियर ऑफिसर था और मेरा काम ही ये था, सीनियर ऑफिसर्स को हमें काम मिलता है, जहाज पर जो काम मिलता है, अंतरराष्ट्रीय हम जब काम करते हैं तो हमें कुछ समय दे दिया, 7 दिन में इतना काम आपका हो जाना है, 7 दिन में ये सारे लोग हैं आपके साथ, इन लोगों के आप बॉस हो, इनसे काम करवाइए, जो लगेगा लगेगा। अब इसमें मेरी ट्रेनिंग थी भाई, इसमें मेरी ट्रेनिंग थी, तो मैंने कहा यार एक काम करो, एक प्लानर बनाया जाए सुबह से शाम का। तो मैंने प्लानर बनाया, यही मैं जहाज पे रखता हूँ, ये तो मेरा विशेष, ये तो मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें, सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक का 2400 का ये मैंने प्लानर बनाया। इसमें हर एक घंटे का 6 से 7, 7 से 8 क्या करूंगा, 8 से 9 क्या करूंगा, सब बना लिया। और अब मेरे पास क्या है, वर्क डन पता है ना मुझे, ये सारा काम करना कितना समय, 45 दिन में शुरू करता हूं। अब ये आप लोगों को मैं कभी नहीं कहूंगा करने के लिए, बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा, आपके पास स्थिति भी ना आए, इसलिए 90 दिन पहले बता दिया, 90 दिन पहले बता दिया। आप लोगों को इतनी सारी किताबें लेनी, केजीएस और केजीएस के जो शिक्षकों ने बताया उतने तक सीमित हो जाइए, लेकिन मैंने यहाँ पे करना शुरू किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने कमरे में बंद कर दिया और ये किताबें करनी शुरू कर दी, सारी की सारी किताबें करनी शुरू कर दी, 1 2 3 4 ईयर बुक, ऐसे वैसे सारी चीजें पढ़ी। और आपको क्या लगता है मैं खत्म कर पाया हूँ या नहीं। इस दौरान मेरी दाढ़ी बढ़ गई, भाई बहन आया करते थे मेरे कमरे में, मुझे देखते थे कि यार कुछ भी नहीं करता है, 12-14 घंटे कमरे में ही बैठा रहता है। आपको लगता है मैं खत्म कर पाया हूँ इतनी सारी किताबें, पॉलिटी की किताबें, हिस्ट्री में आपको विपिन चंद्रा की मोटी, विपिन चंद्रा, इंडिया ईयर बुक मोटी और मनोरमा ईयर बुक तक उठा लाया था मैं, सब कुछ उठा लाया था। आपको किसी को भी लगता है पूरा कर पाऊंगा मैंने इस तरह से प्लानर बनाया हुआ था। और अगर आप मुझे अभी भी सुन रहे हो, आप 2024 के सीरियस छात्र हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ जो धीरज है या नेहा है या देवदत्त है, वो सीरियस नहीं है, मैं भी उनकी तरह था, मैं भी उनके, वो कभी भी सीरियस हो सकते हैं, मैं इंतजार करूँ कब देव जाए। तो क्या ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो 6 से 7 में जो मैं कर लेता था मैं टिक कर देता था, और जो नहीं करता था वो खाली रह जाते थे रिक्त स्थान। तो कभी भाई बहन आके पूछते थे यार इसमें क्या तुमने टिक नहीं लगाया, मैं जेल के कैदी की तरह टिक लगाया था, सोचिए। तो मैंने कहा कि भाई जिंदा सांस लेगा था इसलिए नहीं, सुबह 6 से रात 12 बजे तक का प्लानर, इसमें मैं कुछ 12 से 13 घंटे प्रोडक्टिव निकाल लेता था। वैसे 18 घंटे का प्लानर, लेकिन 18 में खूब सारी ब्रेक देता था, क्योंकि मैं ट्रेनिंग ऐसी थी, इसको मैं खूब बढ़िया से ब्रेक देकर करूं। ठीक है, कर रहे हैं, होगा या नहीं होगा, पहला सवाल तो आपको ये होगा या नहीं होगा। तो मैं आप सबको उत्तर देना चाहता हूं, एक एक किताब, हर एक किताब जो आप सोच नहीं सकते, हर एक किताब, ये सारी चीजें 21 दिन में खत्म। क्या बात कर रहे हैं, 21 दिन में खत्म, हर एक चीज पढ़ के खत्म कर दी। सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये पढ़ा वो पढ़ा, रीडिंग किया और विषयों को मिला के किया। एक हिस्ट्री का स्लॉट होता था, एक साइंस का होता था, दोपहर में जो है जब मुझे नींद आती थी तो मैं गणित पढ़ा करता था, क्योंकि मैप और गणित में दोपहर के लिए रख लिया। 21 दिन, आप विश्वास नहीं करेंगे, 21 दिन में सारा का सारा पहाड़ तोड़ दिया। असंभव आपको करना भी नहीं, कर भी नहीं पाएंगे। मेरी ट्रेनिंग थी इसलिए मैं कर गया। अब आप बहुत कुछ हमारे सर ने तो कारनामा कर दिया, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सर नहीं करें, जो भी कह लीजिए। अब जो मैं कहने वाला हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो 2024 देने वाले 21 दिन हो गए, कितने में से 45 दिन में से। और मैंने अपने शिक्षक को फिर से फोन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने सर को फोन किया, सर आपने मुझे पहचाना, तो बोले हाँ पहचाना। बोले पहचाना, अब कह रहे हैं पहचाना नहीं पहचाना मुझे नहीं पता। मैंने सर आपने मुझे किताबों की लिस्ट दी थी, वो सारी किताबें मैं लेकर आया, सब पिछले 21 दिन से मैं उन्हें पढ़ रहा था, मैंने सारी किताबें निपटा दी, A to Z सारी पढ़ दी हैं। और सर मैंने ये फोन आपसे माफी मांगने के लिए किया। उन्होंने कहा माफी मांग रहे, मैंने माफी मांगने के लिए फोन किया क्योंकि मैंने आपसे एक मूल सवाल पूछा था, क्या मैं आईएएस पास कर सकता हूं, सर 21 दिन के बाद मुझे पता चला है कि मैं आईएएस पास नहीं कर सकता। तो कोई भी ये ना समझे कि सचिन सर ऐसे हवा कर रहे हैं, ना, ये करने के बाद मैंने उन्हें कॉल किया और उनसे माफी मांगी कि सर मैंने कहा था क्या मैं आईएएस बन सकता हूं, आप बताइए। ये करने के बाद तो ये हुआ है सर कि मैं पास नहीं कर सकता। अच्छा अभी याद आया, अच्छा तुम बोल रहे हो तो क्यों लगा भाई तुमको पास नहीं कर सकता। बोला सर अब तो समझ में आया है परीक्षा का सिलेबस क्या है, क्लास में तो मजे में निकाल रहे थे सर, आप लोगों ने थोड़ा इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट सब देख लिया भाई। सर अब मैं क्लियर हूं, ये मेरी मूर्खता थी कि मैंने मजे में कोचिंग की और अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं डाला। आप बताइए, मैं पहले दिन से जब से आपसे मिला हूं, मैं कहता हूं कि मैं पार्टनरशिप अगर मैं करूंगा तो आपको भी करना है, पहले दिन से मैं इस चीज में बिलीव करता हूं भाई। सर मैंने ना ये सारी किताबें पढ़ दी हैं और आप मुझसे एक भी बार पूछेंगे सर मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है सर, बट ये पता चल गया भाई समस्या कितनी बड़ी है। इतने लोग तैयारी कर रहे हैं और खासकर वो 90 दिन की स्ट्रेटेजी के बाद आपको करने के बाद खालीपन लगता है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं बिल्कुल आपके साथ कोई भी इसमें छल नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा मैं अपनी चीजें, हमारे जब बच्चे पास होते हैं तो उनमें पहली चीज ये होती है कि क्लास में मैं और आप एक सच्चाई और एक विश्वास का नाता होना चाहिए। ये जो आप बीच में हवाबाजी करने लगते हैं, कुछ आ जाते हैं तो जिनको हम बैन करते हैं, इसलिए नहीं किसी को लगता है सर ने इसको रोस्ट कर दिया, रोस्ट नहीं कर रहे थे, वो हजारों बच्चों को वो कर रहा होता है, डिस्टर्ब कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसा हो रहा था ये। तो तुम्हें पता है मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा था सचिन तुमने असंभव कार्य कर दिया। ये असंभव कार्य जो है ना गधा मजदूरी कहलाता है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप ये गधा मजदूरी कर रहे और आपने गधा मजदूरी कर दी है, तो अब इसे व्यर्थ मत जाने दो, अब इससे पास हो जाओ। मैंने कहा अभी तो बताया आपको, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने सिर्फ पढ़ा है, सब एक बार रीडिंग कर लिया, मुझे तो ये भी नहीं पता हिस्ट्री कौन सा, पॉलिटी कौन सा, सर सब खिचड़ी हो गई है। कितने बच्चों को खिचड़ी भी लग रहा है।
रिपीट कर दो। क्या कर दो? रिपीट कर दो। रिपीट का मतलब क्या होता है बच्चों? हिंदी में दोहराना। भाई साहब कान में दर्द हो गया वो सुनते ही, इससे ज्यादा दर्दनाक शब्द नहीं हो सकता। पिछले 21 दिन का जो वन मानुस बन के एक कमरे में बंद होकर कर रहा था 21 दिन से, न दाएं न बाएं, न दाएं न बाएं। इनफैक्ट दोस्तों के फोन आते थे, ये कर लिया नहीं, ये कर लिया नहीं। अबे भाई अगर नहीं करेगा तब क्या होगा? अगर नहीं करेगा तब क्या होगा? मैंने कहा देखा जाएगा एग्जाम, देखा जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो जैसे उन्होंने कहा रिपीट, मैंने कहा भाई बहुत दर्दनाक चीज। फिर भी शिक्षक पे विश्वास था, क्योंकि यहाँ पे कोई लिख रहा है अरे मुझे स्टोरी फेक लग रही है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ना जो 24 की तैयारी कर रहा है उसको मेरी समस्या समझ में आ रही है। 24 वाले को ऐसा लग रहा है मेरी कहानी है, और जो वो जब वो हो जाएगी द्वारका से शहर निकल आएगा तब जाकर ये वाला देने वाला, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फेक ही लग रहा है। यस मैडम, यस सर, आपको फेक ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी 24 दे रहा उसे पता है कि भाई बहुत ज्यादा दर्द है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं अपनी बात मानिए, मैं तो कह रहा हूं भाई हो ही जाएगा। करके देख लो, फिर वो रैंक क्या बता रहा था 26 वाली वो लड़की लास्ट में जो 3 महीने जो मैंने उससे करवाया वैसा कोई कर नहीं सकता यार, इतना तगड़ा काम करके गई। मैंने कहा रिपीट करना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं दूसरी बार किताब पढ़ रहा था तो कई जगह ऐसा अंदर से आवाज आई, यार पिछली बार इस किताब में नहीं लिखा था। कितने लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग कर रहे हैं सच में कर रहे हैं, यार इतनी बार ऐसा हुआ, यार पिछली बार तो इस किताब में ये नहीं लिखा था। बट सबूत क्या था? मार्कर। जैसे आप लोग अपना मार्कर हाइलाइटर चलाते हैं ना, वो हाइलाइटर चला हुआ था। मैंने कहा हाइलाइटर तो चलाया, पिछली बार देखे तो हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस बार क्या किया? इस बार हमने बदल दिया था हाइलाइटर। जादू अब होना शुरू हुआ। ये 14 दिन में खत्म हो गया। 14 दिन में मामला खत्म। ठीक है, कितने दिन बचे हुए थे? 24 दिन बचे हुए थे। 24 में 14 में खत्म। अब कितने बचे? 10 दिन बचे ना। मैंने फिर उनसे कॉल किया, अब की बार मेरा कॉल बदल गया। मैं गुरुजी चमत्कार हो गया, मुझे लग रहा है मैं पास हो जाऊंगा। आप मतलब महान है, पुरुष नहीं महापुरुष है सर, ये बता दीजिए आखिरी 10 दिन क्या कर दूं चमत्कार हो जाए। मैंने कहा गुरुजी कुछ बता देंगे। गुरुजी ने एक बार फिर से वही शब्द कहा जो पिछली बार कहा था, दोहरा दो। गुरुजी क्या बात कर रहे हो? पास होने का मान, ये सब तो मैंने कर लिया। बोले दोहरा दे बेटा, जो भी किया पहली बार तुमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया कि पूरे सिलेबस में जो संभव था वो सारा का सारा लपेट लिया एक बार, और कुछ भी ना समझे लपेट दिया। और उसके बाद अब तेरी समझ में आ रहा है और क्या चाहिए? इस पे तो पकड़ ले ले, इस पे तो पकड़ ले ले। या गुरुजी टू मच, बस रिपीट। कहानी खत्म कर रहा हूं क्योंकि 5 बज गए। वैसे तो कहानी में और सारी भी चीजें हैं। परीक्षा में देने गया उस पूरे बैच से, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे लाखों बच्चे बैठे हुए हैं, उस पूरे बैच से केवल 2 बच्चे प्रीलिम्स पास हुए। उस पूरे बैच से, उस पूरे इंस्टीट्यूट में जो बैच था केवल 2 बच्चे पास हुए, जिनमें एक मैं था और एक और था। वो जो दूसरा था, ध्यान दीजिए, वो जो दूसरा था वो एक मिठाई का डब्बा मेरे पास लाया। बोला सचिन बहुत बहुत धन्यवाद यार, कांग्रेचुलेशन। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैं भी पास हुआ, ये भी पास हुआ, देखो कितनी खुशी का इजहार कर रहा है, मिठाई लेकर आया, मुझे भी लाना चाहिए था। लेकिन उसने कहा नहीं भाई ये मिठाई तेरे लिए लाया हूं, तेरी वजह से पास हुआ। कब मेरी वजह से प्रीलिम्स पास हुआ? कैसे पास हुआ? मेरा तो अपना भरोसा नहीं था यार, मेरा तो अपना भरोसा नहीं था। बोला जो तू कर रहा था, मैं ही तो था, तुझे फोन करता था भाई ये आ गया तो क्या करेगा, ये आ गया तो बोलता था कुछ नहीं पहले ये करूंगा। तो जो तू करता था मैं भी वही फॉलो करता था यार, मैं भी वही करता रहा कि भाई जो हमने डिसाइड किया हम उसी पर थे, हमने इसमें कोई चीटिंग नहीं करी और करता रहा मेरा भी हो गया। मैंने कहा भाई किस्मत है, मंदिर में नारियल फोड़कर आ जाओ। मैं बता रहा हूं उसके बाद से प्रीलिम्स कभी फेल नहीं हुआ। उसके बाद से किसी शिक्षक के पास जाकर ये पूछने की कभी जरूरत नहीं पड़ी कि सर क्या इंपॉर्टेंट है। ये सारा इंपॉर्टेंट मैंने अपने अंदर कर लिया, और क्योंकि मैंने सारी पढ़ाई अपने तरीके से की तो आज जब मैं पढ़ाता भी हूं तो मैं उन किताबी तरीकों से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने ही तरीकों से, अपने ही फॉर्मूला से पढ़ाऊंगा। अगर मैंने ये मानचित्र या ये बनाया है तो ये मेरा तभी बन गया था भाई, ये तभी बन गया था, हमेशा के लिए बन गया था। ये कहानी केवल 2024 वालों के लिए थी। बच्चों अपने पर विश्वास रखो, आलस मत करो। जो आपका सिलेबस है केजीएस की बुकलेट, सर क्या सिर्फ आपके नोट्स हो जाए? बच्चे बुकलेट ले लो, केजीएस की बुकलेट में वो चीजें डाली गई हैं। सर याद नहीं रहता, चिंता मत करो, आपको 90 दिन में बताया रिवीजन कराऊंगा आएगा। अभी क्या कर रहे हैं? पीवाईक्यू देख लो, इन पे कंजूसी मत करो, विश्वास रखो पक्का होगा, ठीक है। मैंने बताया ना एक छात्र थी हमारी आईटी की, मैंने कहा आपकी प्रीलिम्स की कहानी, मेरे पास 60 दिन थे, आपने तो 45 में किया, मैं 60 में कर दी। फिर मैंने आपकी मेंस की स्ट्रेटजी लगाई, मेंस भी हो गया। अब मैं इंटरव्यू की स्ट्रेटजी के लिए आ रही। आप लोग किस तरह पे हैं? प्रीलिम्स स्तर पे फिर से बता रहा हूं, किसी और की कहानी नहीं, कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, खुद किया, मेरी देखा देखी कोई और हो गया। और मैंने कहा बच्चा हो सकता है जो मुझे देख के कर रहा था, तो मेरे कितने सारे छात्र हैं जो कर सकते हैं। वो कई वर्षों से इस मिशन के नाम से चलाते थे, तो बहुत से छात्र इससे पास हुए। ये आपकी ताकत आपके हाथ में, आपके शिक्षकों का आशीर्वाद आपके पास है, केजीएस की बहुत सारी जो सामग्री है वो आपके पास है, आपने फीस भी दी है, अपना विश्वास भी किया, बस थोड़ी घबराहट तो हो रही है, इस घबराहट को झेलना। अब जैसे मैं थोड़ा सा पेट में दर्द है उसको मैं झेल रहा हूं, कोई बात नहीं, चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब यहाँ पे कह रहा है सर मेंस इंटरव्यू की स्ट्रेटजी दे दो। अरे भैया ना तुमको परीक्षा देनी, तुमको बस कहानी सुननी है। 2024 वालों के लिए था। और अगर मैंने क्लास रोकी तो, और आपका ये पिछला जो आधा घंटा मैंने आपको ये सारी बातें बताई, अगर आपका समय व्यर्थ किया हो तो आई एम वेरी सॉरी।